सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो आई होप सब लोग बुक के साथ रेडी हो, ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड जस्ट वन थिंग, अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो देन इन दैट केस कोशिश करते हैं कि आज के आज ही हम इस चैप्टर को खत्म कर लें, ठीक है। कोऑपरेट करोगे सब लोग? थोड़ा लंबा होगा, मतलब आज थ्योरी है, मैं मानता हूं थोड़ा थ्योरी कंटेंट है, और थोड़ा सा एक वक्त आएगा जब ऐसा लगेगा नहीं ना सब ऐसा और कल कर लेते प्लीज, लेकिन अगर उस वक्त में बैठ जाओ देन इन दैट केस ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कल की जगह आज ही करना है, टारगेट वही रखते हैं। रेडी, लेट्स गो रन। सो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? ये पूरे चैप्टर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा? हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट गैप, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैंने इसके पहले भी आपसे पूछा हुआ है, कोई याद दिलाएगा मुझे क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट? ओके, अब सबसे पहले ये गैप का इंपॉर्टेंस जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। तो देखो वहां पे सबसे पहले क्या लिखा है, इज देयर एनी लॉ फॉर अकाउंटिंग? क्या अकाउंटिंग करने के लिए भी कोई कानून कायदे होते हैं? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल होते हैं। और वो जो अकाउंटिंग होता है वो लॉ ऑफ अकाउंटिंग दो तरह से मैंने वहां पे डिवाइड करके रखा है। कैसे लिखा है? जनरल, स्पेसिफिक, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इट इज नॉट जस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मल किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी लॉ अप्लाई करोगे ना, लॉ हमेशा दो तरह से आपके सामने आएंगे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय जनरल? जनरल मीन्स समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, सबको एप्लीकेबल है, ठीक है। और स्पेसिफिक मीन्स समथिंग दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू समवन स्पेसिफिक। गेटिंग मी? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए कानून बना लिया कि भाई यहां पर यूज ऑफ मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। क्लासरूम के अंदर आ गए ना तो यूज ऑफ मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। दिस इज अ जनरल लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन अभी मैंने किसके ऊपर, मैंने दिव्य के ऊपर रूल लगा दिया कि भाई तू ना फोन ला भी नहीं सकता, तेरे बैग में भी नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। नाउ दैट इज स्पेसिफिकली फॉर हिम, क्योंकि वो कैसा है मुझे दिखता है वो हमेशा फोन पे ही डूबा रहता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मैंने उसके लिए स्पेशल कानून बना लिया कि तेरे बैग में भी मुझे फोन नहीं दिखना चाहिए। गेटिंग मी? अब जरा समझो बात को, अगर आप लोगों के बैग में फोन दिखाई दिया, कैन आई पनिश यू? नहीं। क्यों नहीं? भाई आपके लिए थोड़ी है वो रूल, आपके लिए जनरल रूल है कि फोन यूज नहीं करना। दैट इज अ स्पेसिफिक रूल ओनली फॉर दिव्या। समझ रहे हो बात को? तो देखो जैसा कोई भी लॉ की अगर बात करते हैं, लॉ में भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। अभी आप लोगों ने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, आप लोगों को सबको समझ में आना शुरू हो चुका है। ज्यूरिसडिक्शन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन? हाँ, एक बेसिकली जैसे कोई भी बंदा कहीं के लिए भी लॉ नहीं बना सकता। जैसे हमारे देश में, इंडिया में, भाई इंडियंस के लिए लॉ बना सकते हैं। इंडियन में हम लोगों ने, निर्मला सीतारमण ने सीधा दुबई वालों के लिए लॉ लगा दिया, चल टैक्स भर। तो ऐसा नहीं होता है ना, हमारा एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है। समझ रहे हो बात को? तो वही यहां पर भी है। तो जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ में क्या फर्क है? जनरल लॉ इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। एवरीवन मतलब विद इन आवर ज्यूरिसडिक्शन, and specific law is also within our jurisdiction but applicable specifically to specific person only, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं अब अकाउंटिंग के दुनिया में हम लोग देखते हैं जनरल जो कानून कायदे होते हैं ये हर कंट्री स्पेसिफिक बनते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में अगर देखने जाओ तो जरा सोच के देखो, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टी, ई कॉमर्स का जमाना है भाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप सिर्फ इंडिया में ही लिमिट करोगे क्या अपने बिजनेस को? नहीं ना, आपका बिजनेस इज वर्ल्ड वाइड। तो जरा सोचो, यू आर नॉट कंपीटिंग विद समवन इन योर मोहल्ला, है ना, यू आर कंपीटिंग विद समवन हु इज सिटिंग इन यूएस, समवन हु इज सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सभी से कंपीट कर रहे हो आप। तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंपेयर नहीं होंगे? थिंक अबाउट इट। आगे चल के थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचो, आपने अपना कंपनी बनाया इंडिया में, आप कंपीट कर रहे हो दुनिया भर के लोगों से, है ना। अब कोई इन्वेस्टर है, मान के चलो, ही वांट्स टू बाय शेयर्स, ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन आवर कैटेगरी, आवर सेगमेंट ऑफ कंपनी, आवर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब उसके पास ऑप्शंस है, वो चाहे तो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे, वो चाहे तो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन वो कैसे डिसाइड करेगा? बाय कंपेयरिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना। तो वो यूएस वाले का, ऑस्ट्रेलिया वाले का और अपना सबका एक साथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंपेयर करेगा। तो डोंट यू थिंक ये कंपेरेबल होना चाहिए, है ना। अब मैं बोलूंगा मैंने तो इंडिया के हिसाब से बनाया, यूएस वाला बोलेगा मैंने तो यूएस के हिसाब से बनाया, ऑस्ट्रेलिया वाले का बोलेगा मैंने तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बनाया। अरे तो इन्वेस्टर क्या करेगा?
समझे बात को? सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एन हार्मोनाइजेशन. हार्मोनाइजेशन मतलब क्या? एक समान, एक तरह से आगे बढ़ना जरूरी है. तो जब जनरल कानून कायदे बने, एक जमाना था जब लोग सिर्फ देश तक ही लिमिट करते रहे, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल तक भी एक्सपैंड हो चुका है ना? तो देखो, जब मैं यहां पे जनरल लॉ लिखता हूं तो यहां मैं ऐसे दो हिस्से कर देता हूं सबसे पहले. ठीक है, एक नेशनल लेवल, ठीक है, जो पहले से बने हुए हैं, आज भी है, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन रिसेंट कुछ साल पहले से इंटरनेशनल लेवल जनरल कानून कायदे बनने भी जरूरी हो गए कि इंटरनेशनल लेवल में सब लोग एक तरह से फॉलो करेंगे. गेटिंग मी? अब ये जो नेशनल लेवल कानून कायदे होते हैं, ये हर देश में जनरली बनते ही हैं इन द फॉर्म ऑफ गैप, या एक और चीज बनता है जैसे हम लोग कहते हैं, या इधर और की जगह मैं लिख देता हूं एंड समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, तो जब भी मैं गैप कहूंगा या एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहूंगा, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं जनरल कानून कायदों की बात कर रहा हूं जो किसी देश में एप्लीकेबल होता है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके. अब वहीं पे जब मैं इंटरनेशनल लेवल बात करता हूं, इंटरनेशनल लेवल में भी तो ऐसे ही कुछ होंगे, है ना? तो इंटरनेशनल लेवल में बना है समथिंग कॉल्ड एज IFRS. ठीक है, इसके बारे में मैं इसके पहले भी जिक्र कर चुका हूं. क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, IFRS. तो ये भी एक तरह के स्टैंडर्ड्स है. अब ये कैसा है कि ये इन्होंने एक फ्रेमवर्क जैसा बना लिया. व्हाट इज IFRS? इट इज काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये हमने बना के रख लिया. अब सब देश वालों ना सब अपना अपना देख लो भाई क्या करना है ना? अब देखो यार, कुछ देश मेहनत वाले होते हैं, कुछ नहीं होते. कुछ लोग बोलते हैं हाँ तुमने जो बोला हाँ एज इट इज, कॉपी पेस्ट डिक्टो, राइट. और कुछ देश होते हैं हाँ तुमने बनाया लेकिन हम हमारा बनाएंगे, हमको हमारा करने का है, हम तुम्हारा फॉलो नहीं करेंगे. समझे ना? तो हम किस कंट्री में आते हैं? अपन एज इट इज डिक्टो का नहीं करेंगे, अपन दिमाग वाले लोग हैं यार, अपन अपना बनाएंगे, है कि नहीं? तो उसके मुताबिक हमारे देश में हमने बना लिया समथिंग कॉल्ड एज इंड एएस. क्या है? इंड एएस. ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ध्यान रखना, एएस अलग होता है, इंड एएस भी होता है. इंड एएस इज ऑन द इंटरनेशनल लाइन. ठीक है, ध्यान में रहेगा अभी. अब ये वाला पार्ट लिखा जरूर है, जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है. ठीक है, जानकारी होनी चाहिए. ये वाले पार्ट को भी लिखा जरूर है, इसको सिलेबस में है लेकिन नहीं है, मतलब सिर्फ इंट्रो है, सिर्फ इंट्रो. ठीक है ना? अब दोस्तों आप लोग आपके एज में आप लोग अच्छी तरह से समझते हो, ओनली इंट्रो से काम चलता है क्या? नहीं ना? सिर्फ इंट्रो, हाय हाउ आर यू, बस उतने से थोड़ा डेट वेट पे है कि नहीं? अपने को थोड़ा ज्यादा चाहिए, राइट? तो यहां पर क्या है, एएस के साथ आपका सिर्फ इंट्रो है, हाय आई एम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, दैट्स इट. मेरा नाम यह है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है, बस. थोड़ा बहुत वो बोरिंग थियरी डाल दिया उसमें. बोरिंग थियरी बोले तो एएस कौन बनाता है, एएस कैसे बनता है, व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स, वही बोरिंग वाला जो पढ़ते पढ़ते नहीं होता, वो वैसे वाला थियरी डाल के रखा है. तो उसको नहीं पढ़ेंगे अपन, उसको देखेंगे एंड में. ठीक है, एएस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बहुत लिमिटेड. ठीक है, तो देखेंगे अपन. मेनली जो कवर्ड है वो क्या है, गैप. तो वी आर लर्निंग दिस नाउ. ठीक है, बाजू में मैंने एक और चीज लिख के रखा है, उसको भी फिलअप कर लेते हैं. स्पेसिफिक के बारे में क्या है भाई? स्पेसिफिक लॉ की जब मैं बात करता हूं तो दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू सम पर्संस. ये आता है इन द फॉर्म ऑफ सम और अदर एक्ट. अब लॉ पढ़ रहे हो आप लोग, कौन सा लॉ पढ़ रहे हो अभी आप लोग? कंपनीज एक्ट. करेक्ट. लॉ किस फॉर्म में आपके सामने आता है? सिर्फ एक्ट, कोड और रूल्स वगैरह कुछ आते हैं. कभी कभी एक्ट होते हैं, कभी कभी रूल्स होते हैं. केस लॉस के फॉर्म में भी आपके सामने कुछ ना कुछ आता है, होता है कि नहीं? है ना? देखो भैया, कभी भी एक्ट की अगर बात करें तो कोई भी लॉ आपके सामने कैसे आता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लॉ ही पढ़ रहे हैं अपन, मतलब अकाउंट्स के लॉ. ठीक है, तो लॉ में कैसा होता है, कुछ चीजें लिखित होते हैं. ठीक है, कुछ चीजें लिखित में आते हैं, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्ट या रूल्स, ऐसे अलग अलग फॉर्म में होते हैं. ठीक है, एक होता है जो लिखित नहीं होता लेकिन फिर भी कानून होता है.
यू नीड टू फॉलो इट। इसे कहते हैं कस्टमरी लॉ, नेचुरल लॉ, ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं। गेटिंग मी? तीसरा एक हिस्सा होता है which is basically the interpretation of law, which is nothing but case law. Case law is not a new law. Case law is about a confusion कि भाई ये इसमें क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है यार, तो वो लॉ का इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, इसको रिलेटेड आता है केस लॉ। ठीक है, ऐसे तीन तरह से हमारे सामने लॉ आते हैं। तो अकाउंटिंग में भी यही होने वाला है। तो हमारे सामने भी कुछ कुछ लिखित फॉर्म में होंगे, कुछ कुछ नेचुरल होंगे। अकाउंटिंग की दुनिया में हमेशा हमेशा से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा केस लॉज हर एक जगह पे कॉमन आता है। ठीक है, चलो, तो एक्ट के फॉर्म में मोस्टली हमारे पास स्पेसिफिक लॉ आएंगे विच इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू लाइक से कंपनीज। ठीक है, तो जब हम लोग कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कंपनी के अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि गैप क्या है। भाई उनको भी तो जनरल लॉ एप्लीकेबल है, तो उनके लिए गैप क्या है, उनके लिए एएस क्या है, ये सब तो हमें देखना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि भाऊ तुम कंपनी हो ना, कंपनीज एक्ट क्या कहता है। गेटिंग मी? उसी तरह से जब मैं प की अकाउंटिंग पढ़ूंगा तो इनके लिए भी एएस गैप चलेगा एज इट इज, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि भाई एलएलपी एक्ट क्या कहता है। समझे बात को? और एक रूल शायद आप लोगों को पता होगा, जनरली स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। अच्छा, अभी तक उतना नहीं पढ़ा अपन ने, पढ़ोगे भी। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? इट इज, इसका मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस ओवरराइड जनरल प्रोविजंस। क्या कहा? स्पेसिफिक प्रोविजंस ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस। यानी अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ जनरल और स्पेसिफिक के बीच में, तो स्पेसिफिक विल ओवरराइड स्पेसिफिक को, अपने को प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो जैसे अभी यहां पे है, मान के चलो गैप और कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मैं क्या फॉलो करूंगा? मैं कंपनीज एक्ट फॉलो करूंगा, क्योंकि इट इज द स्पेसिफिक लॉ फॉर देम। गेटिंग मी? तो जो हम लोग आगे चल के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे पार्टनरशिप, है ना, तो पार्टनरशिप के केस में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द पार्टनरशिप एक्ट टेलिंग अस। गेटिंग मी? ये क्लियर है सबको? चलो, तो ये पहला बेसिक बैकग्राउंड। अब इसको मैंने कैसा किया, ऐसे चार्ट फॉर्म में कवर कर लिया, क्योंकि इसको मॉड्यूल में अगर अपन देखेंगे तो वो टिपिकल जो थ्योरी लिखा है, वो थ्योरी देख के ही नींद आती है यार। ठीक है, तो ये चार्ट फॉर्म में कवर कर लिया, काम के बाटे यहां पे कवर हो गए। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले सब लोग, जल्दी जल्दी लिख लेना, क्योंकि अपने को मैथ का कंटेंट बहुत सारा कवर करना है। हाँ, एकदम फुर्सत में मत लिखना, जल्दी लिखना। वो कट मैंने किया है, आप लोग मत करना, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, पता चला बाद में जाके। आप ऐसा लिख के रख सकते हो वहां पे पेंसिल से कि नॉट इन सिलेबस। जो इंटरनेशनल लिखा है ना मैंने IFRS, उसके नीचे पेंसिल से लिख के रख दो नॉट इन सिलेबस। ठीक है, एएस इज इन सिलेबस। हाँ, एएस बहुत कम है लेकिन है। एएस आपको इंटर में देखने मिलेगा, मेनली इंटर और फाइनल में, वहां एएस ही ज्यादा है। सब कुछ एएस पूरा है वहां पे, अच्छा खासा है, वहां एएस में ही खेलोगे आप। चेंज होते रहते हैं, अभी मेरे ख्याल से कुछ हाँ 30 के आसपास कुछ है। अच्छा, एक बात बता दूं कि गैप के बारे में जब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो कंट्री टू कंट्री ये वेरी हो सकता है। हाँ, अब इंडिया का गैप यूएस का गैप सेम नहीं होगा, मतलब कुछ हद तक सेम होगा और कुछ हद तक नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, तो सर हम क्या करेंगे? अरे भाई, जिस देश की अकाउंटिंग कर रहे हो वो देश का गैप लगाओगे, और क्या, सिंपल। कॉमन भी है और अलग भी है। गोइंग कंसर्न सभी जगह पे कॉमन है, बिजनेस एंटिटी सभी जगह पे कॉमन है। अभी पढ़ेंगे अपन एक एक करके। हाँ, सॉरी, ऐसा नहीं है, जिस देश में अपन अकाउंटिंग कर रहे हो उस देश के गैप अपन फॉलो करेंगे। हाँ, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल जनरली यूएस गैप के मुताबिक ही जवाब देता है। ठीक है, यस। चलो, हो गया।
थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं क्योंकि थियरी है ना, इसको अगर स्लो जाऊंगा तो सो जाएंगे अपन, है ना। चलो हो गया। अब उसके नीचे तीन चीजें लिखे हुए हैं, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ऐसे तीन चीजें लिखे हुए हैं। ये तीन चीजों के बारे में मैं अभी कितना भी समझाने की कोशिश करूं, मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या सीन देखने मिलेगा, यही होगा, मालूम है मेरे को, तो वो लिखवा भी नहीं रहा हूं, वहां पे लिख के दे दिया मैंने, लेकिन सब बता देता हूं बेसिकली क्या है, ठीक है। देखो कैसा होता है, मतलब बहुत कुछ लिखा है वहां पे, देखने के लिए बहुत कुछ है, याद भी रखना पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अगर मैं कहता हूं, सो इट इज बेसिकली द अकाउंटिंग आधार। आधार बोले तो आधार कार्ड नहीं कह रहा हूं, ठीक है। आधार मतलब जब भी हम लोगों को कोई कंफ्यूजन आएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो किस तरह से हमने सोचना चाहिए, यह है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यानी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड थिंकिंग एनीथिंग। अब अपन कुछ भी चीज सोचते हैं, जब भी हमारे सामने कंफ्यूजन आता है तो हम उसके पीछे सोचते हैं ना, यार नॉर्मली लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, कुछ एक लॉजिक लगाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो हमारे दिमाग में आया है कि ऐसा होना चाहिए, तो वही चीज यहां पे बनता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दूसरा जो लिखा है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप ऐसा समझ लो कि ये अकाउंटिंग का धर्म है। अब हम भी कोई ना कोई धर्म फॉलो करते हुए चलते हैं, राइट। व्हाट इज धर्म? अब धर्म बोले तो हम लोग आज के डेट पे कुछ अलग ही तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। धर्म का मतलब अपन सिर्फ झगड़े की तरफ ही जाते कहीं ना कहीं एक्चुअली, बट व्हाट इज धर्म? धर्म इज बेसिकली आवर ड्यूटी, है ना। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, राइट। तो अकाउंटिंग की दुनिया में भी ऐसे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है, जब भी हमें सोचना चाहिए धार्मिक वे में, किस तरह से तरीके से हम लोगों ने सोचना चाहिए, ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके नीचे जो लिखा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, अभी मैंने थोड़े देर पहले कहा था ना लॉ होते हैं। अब जरा देखो भाई, मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें लिखित होते हैं, कुछ चीजें एवरी जनरल नेचुरल कस्टमरी होते हैं, है ना। देखो हम लोग बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, सोच के देखो आप लोग, जैसे दुनिया भर के ऐसे ओकेशंस आते हैं जब उपवास करते हैं हम लोग, होता है ऐसा, खाना नहीं खाते, है कि नहीं। अलग अलग ओकेशंस आते रहते हैं, शिवरात्रि के दिन, ठीक है, मैं भी रखता हूं व्रत, ठीक है। मतलब वो फ्रूट्स वाला, साबूदाने की खिचड़ी वाला, साबूदाने की खीर, साबूदाने के बड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता चला जितना नॉर्मली खाते उससे ज्यादा उस दिन खाना हो रहा है अपना, होता है कि नहीं ऐसा, है ना। ऐसे अलग 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 बहुत सारे है ना। वी जस्ट फॉलो इट। होली के दिन रंग लगाना है, कौन से एक्ट में लिखा है? हैव यू एवर सीन एनी होली एक्ट? होली एक्ट के हिसाब से एज पर सेक्शन 2 ऑफ द होली एक्ट वी हैव टू अप्लाई कलर्स, अदरवाइज वी विल बी इन जेल। ऐसा कुछ है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कस्टमरी रीति रिवाज है भाई। लोग खेल रहे, पूर्वजों के जमाने से सब खेलते आ रहे, हम भी खेल रहे हैं यार, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में भी होता है कि पूर्वजों के जमाने से अकाउंटिंग की दुनिया में एक टिपिकल सोच बन गया है, सब लोग ऐसा ऐसा ही करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे। इसे कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। समझे बात को? ये तीन शब्द है, वो तीन शब्दों के बारे में थियरी लिखा है, घर जाके आराम से फुर्सत में पढ़ना रात को सोने से पहले, ठीक है। दो में से एक आध बात हो जाएगा, या तो पढ़ना हो जाएगा या तो अच्छी नींद आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम लोग आगे जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो या तो कॉन्सेप्ट्स, या तो प्रिंसिपल, या तो कन्वेंशन है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले आ रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब मैंने यहां पे ये थ्योरी लिख के रखा हुआ है, जो आपके पास नहीं लिखा है ये मैं आपको डिक्टेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को लिखने बोलूं तो ज्यादा वक्त लगता है, देख के लिखने बोलूं तो मैं अभी डिक्टेट करूंगा, लेकिन मैंने वहां पे लिख के भी दे दिया है ताकि आपको स्पेस मैनेजमेंट करने में थोड़ा हेल्प हो। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बड़े फॉन्ट साइज भी लिखते हैं, फिर एक पॉइंट में ही जगह भर गया, सर अभी लिखने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने वहां पे वो लिख के रखा है। रुको अभी पहले सुन लो, पहले समझ लो, ठीक है। देखो हम लोग अभी किस तरह से जाने वाले हैं, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक एक उसको समझेंगे। आप लोगों से मैं लिखवा रहा हूं, यहां पे डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखोगे, और उसके बाद उसके नीचे उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि वो क्या है, ठीक है। सिर्फ थियरी नहीं पढ़ना है, उसको अप्लाई करके देखना है। ओके, रेडी, लेट्स गो। तो सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बिजनेस और उसका ओनर दोनों को अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों माना जाएगा? दीक्षा आज फिर से एब्सेंट है, उसको मालूम है कि उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, फिर भी वो गायब है, गलत बात। चलो ठीक है, तो अभी अपन ना चेंज कर देते, एक और ओनर अपने को चाहिए, ठीक है। एक ही ओनर से अपना काम होगा नहीं, दूसरा ओनर किसको बनाए? इस बार लड़कों मुंडों में से किसको बनाते हैं? किसको बनाए? किसको बकरा बनने को शौक है? अच्छा तुम ही लोग बताओ किसको बनाए। मुझे अभी तक सबके नाम तो याद नहीं हुए,
अच्छा इशारे आ रहे हैं, किसने इशारे किया बोलूंगा नहीं, दिव्या को बनाने के इशारे आ रहे हैं। ठीक है चलो, तो ठीक है, तो दिव्या इज द बिजनेस, आई मीन उसने बिजनेस शुरू किया, क्या हुआ? किया ना बिजनेस, क्या प्रॉब्लम, बिजनेस से तो किया भाई, इतने क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, हाँ जी, तो उसने बिजनेस शुरू किया। तो पॉइंट ये है कि दिव्य का बिजनेस तो ठीक है, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ भी है भाई, है कि नहीं? बेचारा अगर डेट पे जा रहा है तो दैट इज हिज पर्सनल मैटर यार, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब वो डेट पे जा रहा है, क्या गिफ्ट खरीद रहा है? स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स खरीद रहा है ना, या वो बुके खरीद रहा है, रेड रोजेस, राइट, या जो भी है पता नहीं, टेडी बियर, पता नहीं जो भी है ना, तो ये सब चीजें खरीद रहा है वो। ठीक है, दिल शेप के बलून, हार्ट शेप वाले बलून, है ना, जो भी हो, तो ये सब चीजें खरीद रहा है, तो ठीक है भाई, वो उसका पर्सनल काम दाम है, उससे बिजनेस का क्या लेना देना, है ना। सो वी नीड टू कीप द बिजनेस ट्रांजैक्शन सेपरेट। अरे रे रे रे, सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, मैं मानता हूं तुम्हारे जिगरी दोस्त के ऊपर एग्जाम्पल फ्रेम किया, लेकिन इतना भी मत खो जाओ, वापस आ जाओ। तो मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रखने हैं। क्यों अलग अलग रखने हैं? ताकि मुझे बिजनेस के प्रॉफिट्स अलग से पता चले, और पर्सनल प्रॉफिट्स अगर कुछ देखना भी है तो वो अलग। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सिंपल। ठीक है, ओके, अब इसके बारे में मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग सब लोग लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, देख लो जरा कितना जगह लगने वाला है, कितने पॉइंट्स हैं इन टोटल? 5 पॉइंट्स। ठीक है, देखना है सिर्फ आइडिया के लिए कि कितना जगह लगेगा। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरा सुन सुन के लिखो सब लोग। लिखो सबसे पहले नंबर 1, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी को हाईलाइट करना, बिजनेस इज अ separate entity apart from its owner. Business is a separate entity apart from its owner. ठीक है, सेपरेट एंटिटी को हाईलाइट करने कह रहा हूं क्योंकि वो लिखना जरूरी है। ठीक है, बाकी अपने मन से लिखना। कीवर्ड्स में सेपरेट एंटिटी आया। ठीक है, डन। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Business transactions are recorded in the business books of accounts. And owner's personal transactions in his personal books of accounts. And owner's personal transactions in his personal books of accounts. Sorry? Business transactions are recorded in the business books of accounts and owner's personal transactions in his personal books of accounts. ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग कोई ऐसे पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते unless and until we are someone like मुकेश अंबानी। ठीक है, अपन क्या ही करेंगे यार, क्या ट्रांजैक्शन ही क्या है, कटिंग चाय पेट्रोल, क्या करेंगे उसमें। ठीक है, हाँ लिखो आगे। थर्ड पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स free from the influence of the personal affairs of the owner. Free from the influence of the personal affairs of the owner. अंग्रेजी का सही इंटरप्रिटेशन निकालना जरूरी है, समझे ना? समझ में आ रहा है तुम्हारे चेहरे देख के क्या चल रहा है सबके दिमाग में? बिजनेस अफेयर अलग, पर्सनल अफेयर अलग। ओए, बिजनेस अफेयर पर्सनल मतलब ट्रांजैक्शन है वो। सही कंटेक्स्ट में समझने का है ना। वो एक आया था बीच में, एनी गुजराती है? हाँ तुम हो एक, और कौन है? तुम भी गुजराती हो? हाँ, तो मैं थोड़ा मतलब मेरे गुजराती दोस्त नहीं था, मतलब एक ऐसे ही पता चला था, वही बता रहा हूँ। ऐसे एक सेंटेंस था,
ठीक है, मतलब क्या को गुजराती में सू कहते हैं, करेक्ट है ना। तो सेंटेंस को जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोल समझने का, समझे ना बात को। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, सही तरह से इंटरप्रेट करना, गलत तरह से इंटरप्रेट नहीं करना, वरना मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलो वापस आओ वापस आओ वापस आओ। देखो नेक्स्ट, द एंटिटी रिकॉर्ड्स, द एंटिटी रिकॉर्ड्स, अरे लिखो, द एंटिटी रिकॉर्ड्स एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, the entity records any capital investment made by the owner, investment made by the owner, and any personal money, and any personal money used for business purposes, used for business purposes, as an obligation towards the owner, as an obligation towards the owner. ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, सब लोग लिखना रुक के पहले इस पॉइंट को समझ लो अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एंटिटी में ना, एंटिटी अगर मान के चलो ओनर की तरफ से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आया, या ओनर का पर्सनल पैसा, अमाउंट मत देखना 100 रुपए 200 रुपए, तो भी अगर ओनर का पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए यूज हुआ तो हम उसको मान लेंगे एज कैपिटल। हम उसे मानेंगे कि दिस इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। समझ लो बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, अपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ठीक है, वो बिल को मान लो कि ओनर ने अपने जेब से भरा। हो सकता है ना वो अपने जेब से भर दे, बिजनेस के पैसे यूज ना करते वो अपने पैसे से भर दे वो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें इसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एज एन ऑब्लिगेशन बैक टुवर्ड्स द ओनर। समझे बात को। देखो ये ऑब्लिगेशन वाला किस्सा भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान के चलो दिव्य की कोई है क्रश, है ना, तो उसका बर्थडे आया, ठीक है, उसका बर्थडे आया और बर्थडे वाले दिन उसका सीए फाउंडेशन का पेपर है, ठीक है, बेचारा सीए कर रहा है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम कि दिव्य का कोई एक जिगरी दोस्त है, कोई नाम लो किसी दोस्त का, बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई लड़कों में ही, हाँ आयुष, हाँ ठीक है, आयुष बहुत अच्छा दोस्त है दिव्या का, ठीक है। तो वो सीए नहीं कर रहा ना, हाँ थैंक गॉड, चलो ठीक है, ये पेपर देने जा रहा है। अब क्रश है यार, गिफ्ट भेजना है उसको, तो इसने क्या किया, अभी बेचारा तो पढ़ाई कर रहा है, इसने आयुष को कहा कि आयुष तू एक काम कर, मस्त एक बर्थडे कार्ड वार्ड खरीद, मस्त एक बुके बुके बना, उसमें मेरा नाम लिख और भेज दे, ठीक है। आयुष ने पैसे खर्च किए और भेजा। अब मुझे बताओ वो आयुष ने भेजा कि दिव्य के बिहाफ में भेजा? तो वो जो भी पैसा खर्च कर रहा है वो उससे रिकवर करेगा, और अगर ये उससे भिजवा रहा है तो ही नीड्स टू रिकॉग्नाइज हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आयुष। कुछ समझ लो बात को भाई, इसका खर्चा अगर वो कर रहा है तो ही नीड्स टू रिकॉर्ड एन ऑब्लिगेशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमें ऑब्लिगेशन वर्ड का इंपॉर्टेंस भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भैया, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा बिजनेस का है ना, बिजनेस को तो अलग पर्सन मान रहे हैं अपन। अब इसको कोई और भर रहा है, चाहे वो ओनर भरे या ओनर की बीवी भरे या कोई भी भरे, अल्टीमेटली खर्चा तो बिजनेस का था ना। सो बिजनेस नीड्स टू रिकॉग्नाइज कि भाई मेरा खर्चा तूने कर दिया ना, आई नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। असम्पशन यही था कि आयुष ने अपना समझ के खर्च नहीं कर दिया वो, ठीक है। पता है ये चेहरे देख के समझ में आ जाता है क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आगे लास्ट पॉइंट लिखो, बिजनेस मनी। सब धीरे धीरे बदमाशी निकल रहे सबके। बिजनेस मनी if used for personal purposes, business money if used for personal purposes of the owner, personal purposes of the owner, is recorded as owner's withdrawal, is recorded as owner's withdrawal,
अब ब्रैकेट में लिख के रखो ड्रॉइंग्स, ओनर्स विड्रॉल, ब्रैकेट में लिखो ड्रॉइंग्स। सु मतलब 6, मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एग्जैक्टली उल्टा। भाई बिजनेस के पैसे किसी भी पर्पज से, बिजनेस का कोई भी रिसोर्स, कोई भी एसेट, किसी भी रीजन से, ओनर के पर्सनल रीजन से अगर खर्चा हुआ तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एज ड्रॉइंग्स। गेटिंग मी? आगे दिमाग में सबको? चलो ठीक है सर, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मिस्टर बाबा स्टार्टेड अ बिजनेस इन द नेम ऑफ बाबा का ढाबा। ठीक है, सुना था, बहुत पॉपुलर हुआ था एक जमाने में। ओके तो बाबा का ढाबा, बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ऑफ दिस मनी ही यूज 3 लाख फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड 2 लाख फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ। बीवी किसकी है, बाबा की कि ढाबा की? बाबा की ना, तो उसको ढाबा का खर्चा मानेंगे कि बाबा का खर्चा मानेंगे? बाबा का खर्चा मानेंगे ना, मतलब वो पर्सनल के बिजनेस है, पर्सनल है सर, है ना। तो चलो मैं यहां पर 3 अमाउंट लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 5 लाख, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं 3 लाख और उसके बाद मैं लिख रहा हूं 2 लाख। अब मुझे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन तीनों के बारे में कुछ लिखना है वहां पे। पहली बात 5 लाख क्या दिख रहा है आपको? इट इज कैपिटल, है ना, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल। ठीक है, यानी हम क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? हम यह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स बाबा, है ना, बाबा को ये पैसे लौटाने। ओके ओके चलो, उसके बाद 3 लाख रुपए क्या है वो? जरा देखो, ऑफ दिस मनी ही यूज्ड 3 लाख फॉर बिजनेस पर्पसेस। मतलब क्या किया? बिजनेस के लिए खर्चे किए होंगे, एसेट खरीदा होगा, जैसा भी है ना। सो इसे मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? एज अ बिजनेस एसेट ऑब्लिक एक्सपेंस। डिपेंड्स, उसके बारे में मुझे डिटेल नहीं दिया है ना, केस स्टडी है, केस स्टडी में सारे डिटेल दिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो या तो बिजनेस एसेट या तो एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज कर लूंगा इसे। ठीक है, तीसरा क्या दिख रहा है? 2 लाख, क्या हुआ ये? यस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीवी, है ना, तो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स। करेक्ट? ये जो भी किया हम लोगों ने, यहां पे हमने क्या अप्लाई किया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे यही एक केस दे दिया, इसमें बताया कि बीवी के मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे को ना उसने बिजनेस के खर्चों में दिखा दिया, तो क्या उसने सही किया? इसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? बिजनेस एंटिटी। ऐसे ट्रू और फॉल्स आएंगे। जमा इजी है? हां बिल्कुल, विदाउट रीजन अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। हां बिल्कुल, ये प्रिंसिपल्स तो सबसे फेवरेट टॉपिक है इनका थियरी क्वेश्चन में। हाँ, थियरी डायरेक्ट भी थियरी भी पूछते हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी पूछते हैं। लिखूं टकलो? ठीक है, बढ़ा अच्छा आगे। यस, अब उसके आगे मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मनी मेजरमेंट। बहुत ही इजी है, समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो भाई, जब मैं अकाउंटिंग करता हूं तो अकाउंटिंग में भी काउंटिंग इन्वॉल्व होता है, समझ रहे हो? अकाउंटिंग इज बेसिकली अकाउंट, काउंटिंग, है ना। अब आप लोग भी समझ सकते हो, काउंटिंग तो हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं,
यहां पे कितने बच्चे बैठे हैं मैं काउंट कर सकता हूं, यहां पे कितने बेंचेस रखे हैं मैं काउंट कर सकता हूं, कितने प्रोजेक्टर लगे हैं मैं काउंट कर सकता हूं नंबर्स में, है ना। अच्छा जरा देखो, हर चीज को मेजर करने का एक एप्रोप्रिएट तरीका होता है, ठीक है। युग तुम्हारा हाइट कितना है? 510 kgs। देखो उसका रिएक्शन क्या था, जैसे मैंने 510 kgs का है, समझे बात को। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे 510 511 कहा, हमें मालूम है कि वी आर मेजरिंग दिस इन फीट्स, दैट्स अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, बरोबर। अब मैं अगर यहां से आपके घर का डिस्टेंस पूछूंगा, आप लीटर्स में बताओगे क्या? सर मेरा घर ना यहां से 5 लीटर दूर है सर, ऐसा बोलोगे? नहीं ना। कैसे? अपन एक प्रॉपर मेजरमेंट बेस होता है हर चीज का, मानते हो? तो भैया अकाउंटिंग के लिए भी एक कॉमन मेजरमेंट बेस होना चाहिए, क्योंकि बात को समझो, अगर बचपन में तो मैथ सबने पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं वो बचपन वाला मैथ्स तो कम से कम इजी वाला मैथ्स तो सबको याद है ना। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं यहां ऐसा लिखता हूं, कोई मैथमेटिकली कुछ तो भी लिखता हूं, देखो जैसे मान के चलो मैंने यहां पे लिखा 1000 kgs प्लस मान के चलो 2000 ग्राम्स, है ना, कितना हो गया? 3000। नहीं, गलत है। क्या गड़बड़ हुआ यहां पे? मैंने दो अलग अलग मेजरमेंट यूनिट ले लिए। अगर मैंने दो अलग अलग ले लिए तो आई कैन नॉट टेक द टोटल, है ना, वो कंपेरेबल नहीं हुआ, मैचिंग नहीं हुआ, अलग हो गया भाई, है ना। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे या तो इसे केजीस में कन्वर्ट करना होगा, या तो इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके मैं टोटल ले पाऊंगा। यानी सबका मेजरमेंट यूनिट सेम होना चाहिए, मानते हो ये बात? तो सेम चीज अप्लाइज टू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में देखो, अब मैं यहां पे वापस आ रहा हूं, यहां अगर मेरे पास जैसे मान के चलो 3 स्टाफ है, ठीक है, मेरे पास 2 पीसी है, कंप्यूटर है, 1 कार है, 2 अलग अलग तरह के बिल्डिंग है, तो मेरे पास टोटल क्या है? 3 + 2 + 1 + 2 कितना हो गया? 5 6 7 8 9, कितना? 7 8 हो गया ना। ऐसा करके करूं, अकाउंटिंग में ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा? मैं कॉमन मेजरमेंट बेस ढूंढूंगा। तो व्हाट इज द कॉमन मेजरमेंट बेस इन अकाउंटिंग? पैसा। हर चीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करेंगे, ये हमें ये प्रिंसिपल कहता है, सिंपल, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट क्या कहता है? भाई ये 3 स्टाफ भाड़ में गए, देखो कि इनको हम लोगों ने कितना सैलरी दिया, रुपीस में देखो। ये पीसी, इनका कुछ ना कुछ कीमत होगा, कितना कीमत है वो देखो, रुपीस में देखो। कार कितने रुपए का है, घर कितने रुपए का है, ये रुपीस में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही हम लोग उसे मेजर करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये बात? दिस इज मनी मेजरमेंट। लेकिन हाँ, इसके अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। पैसों की जब बात करें तो पैसों का भी थोड़े रीजंस आते हैं। जैसे अलग अलग देश के अलग अलग करेंसी है, उनके भी वैल्यूएशन बदलते रहते हैं, हर रोज डॉलर रुपी चेंज होते रहता है ना। तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। भाई आज से 20 साल पहले के 100 रुपए और आज के 100 रुपए सेम है क्या? जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करने के ड्रॉबैक्स भी है, लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो यही है मनी मेजरमेंट बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में अभी लिख लो, चलो जल्दी से लिखो। सबसे पहले राइट डाउन दोज transactions alone that are capable of being measured, measured in terms of money, are only to be recorded in the books of accounts. इसका मन से क्या हुआ? सबसे पहला चीज तो वही है जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, भाई आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। आशीर्वाद कितने रुपए किलो याद है? प्यार ठेले में बिकता है क्या? ले प्यार वाले नहीं होता, राइट? दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी,
करेक्ट. सो एज अ रिजल्ट दीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. ओके. दूसरा लिखो, मेजरिंग यूनिट. मेजरिंग यूनिट फॉर मनी. measuring unit for money in case of multiple currency transactions, in case of multiple currency transactions is recorded at ruling currency of the country. At ruling currency of the country. अब जैसे मान के चलो दिव्य थाईलैंड घूमने गया, बैंकॉक. हंस क्यों रहे हो यार, घूमने नहीं जा सकता बेचारा, ऐसा मत किया करो. ठीक है, तो बैंकॉक घूमने गया. ठीक है, तो युग बोला अरे भाई वहां पे तेरे को आईफोन सस्ते में मिलेगा, मेरे लिए आईफोन लेके आ जा. ठीक है, तो दिव्य ने खरीद के लिया. अब मुझे बताओ वहां पे इंडियन करेंसी चलेगा क्या, इंडियन रुपीस? वहां पे आपको थाई बात देने पड़ेंगे. ठीक है ना, बात BHT. हाँ ठीक है, चलो तो ये देना पड़ा वहां पे. ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो. युग ने कहां खरीदा, इंडिया में. ठीक है, पेमेंट कैसे किया, बात में. अब मुझे बताओ कि अकाउंटिंग कौन सा करेंसी में करे, INR में कि बात में? भाई वो इंडिया में है ना, तो इंडिया में है तो रूलिंग करेंसी ऑफ इंडिया इज INR, तो वह INR में अकाउंटिंग करेगा. अगर हाँ वो अगर बैंकॉक का होता युग तो बात में करता फिर. ठीक है ना, क्लियर? मनी मैन चल रहा है, काश होता सर, है ना. ओके, लिखो थर्ड पॉइंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है. मेनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस पे खो जाते हो तुम लोग, लिखो जल्दी. हाँ, मेनी मटेरियल ट्रांजैक्शन. यहां मटेरियल बोले तो काम के ट्रांजैक्शन, समझे बात को. मटेरियल वर्ड के भी बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो यहां मटेरियल बोल रहा हूं मतलब काम का ट्रांजैक्शन. सो मेनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर नॉट recorded in the books of accounts, just because are not recorded in the books of accounts just because they cannot be measured. They cannot be measured in monetary terms. In monetary terms. ठीक है? Hence this concept is also a limitation of accounting. Hence this concept is also a limitation of accounting. ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को भी. ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल में, मतलब वही टिपिकल लेवल पे नहीं. ठीक है, आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ सुना है या देखा है? एवर समथिंग लाइक दिस? वेरी इमर्जिंग दीज डेज. आज के डेट पे बहुत पॉपुलर हो रहा है. वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस. नहीं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज IR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. इसका ये सिंबल है, लेस मोर वाला सिंबल है. ठीक है, नाउ मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं. सिलेबस में नहीं है इसलिए काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूं. ठीक है, इसके पीछे कोई कानून नहीं है, किसी देश में कोई कानून नहीं बना है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे देश ने इसको ऑलरेडी, बहुत सारे कंपनीज ने इनको ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर दिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इन अकाउंटिंग.
ठीक है। अकाउंटिंग में हम लोग सब मॉनेटरी टर्म्स में ध्यान देते हैं। अब लोगों का कहना है कि देयर आर एन नंबर ऑफ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जिस पे लोगों को दिलचस्पी है, लेकिन अगर वो चीज आप यहां नहीं लिख रहे हो देन इन दैट केस आप इनकम्प्लीट कर रहे हो सर। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में अगर मैं स्टारबक्स की बात करूं तो द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ मेनी आउटलेट्स मोर दे हैव ओपन, राइट। आज के जमाने में जिस तरह की सोसाइटी की थॉट्स है उसके मुताबिक लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी में विमेन डायरेक्टर्स कितने हैं। समझ रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। किसी कंपनी के बारे में आपको पता चला कि भाई यहां ना कम से कम 50% लोग विमेन डायरेक्टर्स है और दूसरा पूरा मेल ओरिएंटेड, मेल डोमिनेटेड है, तो सोसाइटी की मेंटालिटी ये नहीं है कि मेल इंटेलिजेंट है कि फीमेल इंटेलिजेंट है कि क्या, ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे वाह 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 यार ये कंपनी कितनी चांगला है, 50% विमेन डायरेक्टर्स है, ये है, इससे फर्क पड़ता है ना। तो बात को समझो, ये सब चीजों को अगर हम लोग लिख नहीं रहे, अब जरा बताओ वुमेन डायरेक्टर्स, मेल डायरेक्टर्स मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी मेजर होता है ना, तो कैसे उसको लिखेंगे हम लोग। अकाउंटिंग में ये कहीं आता ही नहीं है, समझे बात को। तो रिपोर्टिंग, ये आईआर जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इसमें ये सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी रिपोर्ट होने शुरू हो गए, समझे बात को। सो मनी मेजरमेंट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस आल्सो ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलो ये हुआ, आगे आ जाते हैं अभी। मिस्टर शक्तिमान, जानते हो ना इंडियन सुपर हीरो मिस्टर शक्तिमान, देखा है कि नहीं, बचपन में देखा होगा शायद, में भी, ठीक है। हाँ पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, तो जो भी हो, तो मिस्टर शक्तिमान क्लेम्स दैट ही हैज अर्नड अ लॉट ऑफ रेपुटेशन and has high contacts. He wants to bring this privilege in his books of accounts. Discuss the role of money measurement. ये चाहते हैं कि इनके रेपुटेशन और इनके हाई कॉन्टैक्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए। क्या कहना है आपका, बना लेते, क्या प्रॉब्लम है, रेपुटेशन अकाउंट और कॉन्टैक्ट अकाउंट बना लेते एक, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं, क्योंकि इसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट कितने रुपए का है, रेपुटेशन कितने रुपए का है, मालूम नहीं है ना। तो देखो वहां पे, वी कैन नॉट ब्रिंग रेपुटेशन ऑब्लिक कॉन्टैक्ट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स as these are not measurable in terms of money. हाँ जी, नहीं, ये पढ़ोगे आगे चल के आप लोग। गुडविल कैन बी सेल्फ जनरेटेड, ठीक है, जो आप लोगों ने शायद रिकॉर्ड भी किया होगा 11th-12th में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियरली ये बात कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप उसे नहीं लिख सकते, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इन योर बैलेंस शीट। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों को क्या पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको अपडेट कर देना चाहता हूं। यस, वो राइट ऑफ, वो पहली बात तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख ही नहीं सकता, अगर दिखाया हुआ है पहले से तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। ओनली परचेज्ड गुडविल कैन अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोगों ने कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे हैं, तो वो थोड़े आउटडेटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब मुझे नहीं पता 11th-12th में क्वेश्चंस किस तरह के आते, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ अभी नहीं है, अभी हट गए। हाँ रिसेंटली एक एग्जाम में जरूर आया है, एक एग्जाम में रिसेंटली जरूर पूछा था, उसको लेके बहुत सारे बवाल भी उठे थे कि आप ऐसे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में, सीए के एग्जाम में कैसे पूछ सकते हो। लेकिन ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं किसी किताब से उठा के छाप रहे हैं, तो उन्होंने डाल दिया ऐसा। इनफैक्ट अभी तक 3 अटेम्प्ट हुए हैं न्यू सिलेबस में, तीनों अटेम्प्ट में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुआ है। तीनों में, 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन में ही गलती हुई है। पिछले बार तो हद हो गई, लिटरली हद हो गई।
यस, पिछले बार मतलब वो मेरे क्लास में डिस्कस किया हुआ पॉइंट है, एग्जैक्टली उस टाइप का एक क्वेश्चन मॉड्यूल में प्रिंटेड है, और मॉड्यूल में मैंने उस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि यहां पर ये गलत लिखा है, प्रिंट ही गलत है, इसका मीनिंग ही गलत निकल रहा है, ठीक है, और वैसा का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया गलत प्रिंट के साथ में, ठीक है, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अभी क्या करें, अब उसको लेके लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले, और इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब इंस्टीट्यूट ऐसा है भाई, उनके हिसाब से जो सही है वही सही है, उन्होंने उसी पे मार्क्स दिए, बाकियों को मार्क्स नहीं दिए। नाउ दिस इज रॉन्ग, दिस इज अन्याय, जो बोलना है बोल लो, लेकिन जो है सो है। यहां पे मैटर करता है किस्मत, ठीक है, यहां पे मैटर करता है किस्मत, वो नहीं, मतलब लोग क्या कहते हैं किस्मत मतलब सर मैं ना 10 में से 6 चैप्टर पढ़ के गया, 4 चैप्टर छोड़ के गया, वो 4 में से ही आए, वो इसको किस्मत नहीं बोलते, इसमें अपनी अंडर प्रिपरेशन कहते हैं इसको। किस्मत का मतलब क्या हुआ कि पढ़ के सब गए, फिर भी आया ही कुछ गलत, तब किस्मत खराब, ठीक है। चलो एनीवेज लिख लिया, आगे आ जाए। नाउ वी आर कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न के बाजू में ब्रैकेट में लिख के रख दो फा, ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए व्हाट इज फा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मैं 3 चीजों के सामने लिखूंगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ठीक है, यानी दीज 3 आर फंडामेंटली एज्यूम्ड, वी नॉर्मली एज्यूम कि ये तो होता ही है यार, ठीक है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज एज्यूम दिस, ठीक है। चलो एक समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग सोच के बताओ, कभी स्कूल में ऐसे फेट या ऐसा कुछ हुआ है आपके स्कूल में? फेट समझता है ना, फेट या ऐसा ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप लोग कुछ घर से कुछ सामान बना के लेके जाओगे या एनीथिंग, और फिर उसे बेचोगे, ऐसा हुआ है स्कूल में? आप लोगों ने कभी ऐसे पार्टिसिपेट किया है, स्टॉल डाला है उसमें आप लोगों ने? मैंने तो किया, मैंने गेम्स का किया था, किया है आप लोगों ने? ओके, तो वहां से मस्त पैसे आते थे, ठीक है, वो अलग बात है कि पैसे हमारे जेब में कम और स्कूल वाले के पास ज्यादा चले जाते थे, ठीक है, लेकिन जो भी हो अपने को भी कभी कभी मिलता है, मतलब कुछ कुछ जगह पे मिलता भी है पैसे, है ना, अगर घर से कुछ सामान लेके गए तो आपकी लागत भी है, तो वो पैसा भी मिलता है आपको, है ना। तो कितने साल तक चलाया आपने उस बिजनेस को? अच्छा 2 दिन के लिए, तो उसको बिजनेस को कंटिन्यू करने का इरादा नहीं था, वो 2 दिन के लिए ही था। ओ, मतलब वो जो बिजनेस था दैट वाज नॉट अ गोइंग कंसर्न, ओके। अच्छा आज अगर आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मान लो कोई भी एक बिजनेस शुरू करते हो, जैसे मान लो कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू किया आपने, ठीक है, नया बिजनेस शुरू किया, तो वो भी 2 दिन के लिए करोगे ना? नहीं, मतलब क्या, बिजनेस अभी शुरू किया मतलब सर इसको चलाएंगे सर, हमेशा हमेशा के लिए चलाएंगे, ग्रो करेंगे बिजनेस को, ऐसा ही है ना। सो दिस बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, समझ लो बात को। गोइंग कंसर्न एक इंटेंशन है कि मैं जब बिजनेस कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन है बिजनेस को कंटिन्यू करने का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गेटिंग मी, दिस इज व्हाट इज गोइंग कंसर्न, समझे बात को। इसलिए देखो वहां पे इमेज कैसा बनाया मैंने, बिजनेस शुरू हुआ, मान के चले पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। बिजनेस को ना मैं बंद करने का इरादा रख रहा हूं, ना ही किसी में हिम्मत है कि वो आके हमारे बिजनेस को बंद करे, समझे कि नहीं। तो हमारा बिजनेस इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न, बट यस देयर कैन बी एक्सेप्शंस, there can definitely be exceptions where we are continuing the business just for maybe 2 months or 3 months. In that case it is not a going concern, ठीक है। So business can be a going concern, business may not be a going concern, ठीक है, लेकिन in absence of information हम क्या assume करेंगे, that business is a going concern, ठीक है। गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द वेरी प्राइमरी कंसर्न्स, जो कभी भी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जनरली कॉमर्स वाले बच्चे समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। इट इज नॉट ओनली दैट मच, हाँ, उसके अलावा बहुत कुछ होता है उसमें। उसमें जो एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें बहुत सारे काम के डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। वन ऑफ द पॉइंट्स दैट इज कवर्ड हियर इज अबाउट गोइंग कंसर्न, कि भैया हमारा बिजनेस अभी भी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। सर ऐसा क्यों देखा जाता है, क्या काम है इसका, इसको इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके मुताबिक हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे सब लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आज क्या खरीदा, एप्पल का
लैपटॉप खरीदा, ठीक है, मैकबुक, ओके, कितने में खरीदा? आपको सारा पता होना चाहिए दाम, एकदम फुल्ली लोडेड, मतलब सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला, कितने रुपए का होगा? मैकबुक प्रो 2 लाख, बस ओनली 2 लाख। अच्छा चलो चलो 2 लाख ले लेते हैं, 2 लाख रुपए का मैकबुक खरीदा, ठीक है, ओके। अब मैंने ये मैकबुक जो खरीदा, इसमें कहना है इसे कि मैकबुक है भाई, कोई दूसरा लैपटॉप नहीं है। मैकबुक अगर है तो ये चलने वाला है, और जेन्युइनली चलने वाला है, अनलेस एंड अनटिल एप्पल की इच्छा कुछ और हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब मैं उसका भुगत चुका हूं, इसको मुझे पता है। मेरे पास मैकबुक एयर आज भी पड़ा है, 2012 में खरीदा था, 2012 में खरीदा था। आज भी आई विल टेल यू, विंडोज का एक लैपटॉप मैंने 1 से 1.5 साल पहले खरीदा था, जो मेरे को प्रॉब्लम देना शुरू कर चुका है, और वो 2012 में जो मैंने मैकबुक एयर खरीदा, आज भी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि एप्पल ने उसमें अपडेट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अब उसमें मैं अपडेट नहीं कर पाता हूं, वो एप्पल करता है, एप्पल यूजर्स को पता होगा ये षड्यंत्र जो एप्पल का होता है, एक है ना, ये हर एक में होता है, आईपैड, मैकबुक, फोन, मतलब लकवा मार जाता है अपने डिवाइसेस को, वो एप्पल वाले ही करता है जानबूझ के, ताकि उनके नए वाले प्रोडक्ट्स भी बिके। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट लैपटॉप इज इतना मक्खन चलता है वो आज भी, ठीक है, इट इज लिटरली अमेजिंग, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेल यू इज, लैपटॉप एप्पल का है, ये चलने वाला है, आराम से चलने वाला है, 5-10 साल तो छोड़ ही दो, आराम से मक्खन की तरह चलेगा ये, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मैंने इसके अकाउंटिंग को 1 साल में दिखाना चाहिए, कि मान के चलो इसका लाइफ 5 साल है, चलो 5 साल ही पकड़ता हूं मैं, तो इसको 5 साल में दिखाना चाहिए। क्या मैंने इसे 1 साल का खर्चा मानना चाहिए कि 5 साल का खर्चा मानना चाहिए? सोच के बताओ। मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मैंने खर्च किया, तो मैंने इस लैपटॉप को सिर्फ इसी साल में दिखा के खत्म कर देना चाहिए, कि मुझे इसको 5 साल तक दिखाना चाहिए? 5 साल तक दिखाना चाहिए, है ना। यानी आई एम रिकॉग्नाइजिंग दिस एज अ लॉन्ग टर्म असेट, है ना। तो लॉन्ग टर्म एसेट करते वक्त मैं ऐसा रिकॉग्नाइज करूंगा, ऐसा सोचूंगा क्या ये मालूम नहीं रे बाबा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा सोचूंगा कि मैं नहीं, आई एम अज्यूमिंग माय बिजनेस टू बी अ गोइंग कंसर्न। इसलिए मैं इस लैपटॉप को एक लॉन्ग टर्म असेट की तरह रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है। अब जरा देखो मेरा एग्जांपल चेंज हो रहा है। मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने बिल्कुल लैपटॉप खरीदा, 2 लाख रुपए का ही लैपटॉप खरीदा, लेकिन मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसमें मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं कि दिस बिजनेस इज ओनली फॉर 2 मंथ्स। अब बिजनेस के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मैंने लैपटॉप लिया, लेकिन ये बिजनेस 2 ही महीने का है, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट खत्म, मेरा प्रोजेक्ट खत्म, मेरा बिजनेस खत्म। अब मुझे बताओ, ये 2 लाख रुपए का लैपटॉप अभी भी 5 साल चलने वाला है, बट शुड आई शो इट फॉर 5 ईयर्स? मेरा रिकॉर्डिंग का तरीका बदलेगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि सर इसकी 2 महीने की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो बात को? 2 महीने का वैल्यू निकालूंगा, सिर्फ उसी अमाउंट पे उसे रिकॉग्नाइज करूंगा, समझे बात को? अगर गोइंग कंसर्न है तो अलग तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अलग तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे और भी चीजें होते हैं। अगर मान के चलो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इनके पास बहुत सारे एसेट है, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, है ना, ऐसे अलग अलग एसेट्स है। इन सबको हम लोग उनके जो ओरिजिनल वैल्यू होंगे उसी पे रिकॉर्ड करते हैं कि यार ये एसेट चलने वाला है। मान लो ये 5 लाख का है, ये 4 लाख का है, ये 10 लाख का है, और ये 2 लाख का है, ठीक है। मैं इसे ऐसे ही रिकॉग्नाइज करूंगा इफ द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन परिस्थिति ऐसे आ गए कि शायद मेरे को बिजनेस अभी आने वाले कुछ टाइम में बंद करना पड़ेगा। अब रनिंग बिजनेस बंद करना हलवा नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे को उसको बंद करना है, अभी सब वाइंड अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये 2-3 महीने में बंद होने वाला है, ऐसा हाल है। तो इन दैट केस शुड आई कंटिन्यू टू शो देम एट दिस ओरिजिनल वैल्यू? नो सर, अब ये बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इनका आज के डेट में व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, क्योंकि भाई ये मेरे कंटिन्यू नहीं होने वाले, अब मेरे को बिजनेस खत्म करना है, अब मैं ये एसेट 1, 2, 3, 4 बेचने वाला हूं। तो मैं देखूंगा, हाँ भाई ये एसेट 1, ये मेरे पास वो मैकबुक है, कितने पे लोगे, समझे बात को, कितने पे लोगे? अब मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग रहते ही है। 5 लाख का एसेट है वाला, 5 लाख 1 लाख दूंगा, समझे कि नहीं?
वो 2 लाख का एसेट 150 रुपया देगा होंगे कि नहीं? तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि इनकी आज के डेट में औकात क्या है, ठीक है? इनकी आज के डेट में औकात क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इनका क्या मार्केट वैल्यू है। मान के चलो इसका वैल्यू 1 लाख दिया है, तो सर इफ माई बिजनेस इज गोइंग कंसर्न आई विल कंटिन्यू टू शो इट एट 5 लाख, लेकिन इफ माई बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न आई विल शो इट एट 1 लाख। कुछ समझा मैंने क्या कहा? पक्का दिमाग में गया? चलो ठीक है, आ जाओ वापस, लिखो पहले वहां पे। Number 1, the financial statements. The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern, that an enterprise is a going concern, is a going concern, and will continue its operations in the foreseeable future. ठीक है? Second point, it is assumed that the enterprise has neither the intention, नीदर बोलना है बोलो, नाइदर बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। लड़कियां बोलेंगे नीदर बोलते हैं सर, नाइदर नहीं बोलते। हाँ, तो नीदर द इंटेंशन, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट यानी खत्म करना, लिक्विडेट यानी कंपनी को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना नहीं, हाँ, खत्म करना, डिसॉल्व करना। तो लिक्विडेट और कर्टेल मटेरियली, और कर्टेल CURTAIL, कर्टेल मटेरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशंस, curtail materially the scale of its operations। क्या मतलब हुआ इसका? curtail materially यानी curtail मतलब कम कर देना, काटना, materially यानी अच्छा खासा लेवल पे, the scale of its operations, जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसको अच्छे खासे लेवल में वो कम कर दे रहे हैं। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आ रहा है, ना हमारा इंटेंशन है, ना ही परिस्थिति आ रही है। getting me? इसे हाईलाइट कर देना, neither the intention nor the need to liquidate और कर्टेल मटेरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। पॉसिबल हो तो इतना पोर्शन सिर्फ रट्टा मार लेना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स, ठीक है? ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज एन अजम्पशन। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट में वही लिखा है, लिखो इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट्स। यार हमारा इरादा बदल गया या परिस्थिति चेंज हो गए। अब देखो होते रहता है, आप समझो यार लॉकडाउन के वक्त में कितने सारे बिजनेसेस थे जो बंद करने पड़ गए, है ना? अब कब किस तरह की परिस्थिति आ जाए नोबडी नोज। ओके, सो इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट्स, the financial statements
may have to be prepared, the financial statements may have to be prepared on a different basis. On a different basis. यानी अब हमको देखना पड़ेगा हर चीज की औकात क्या है, औकात पे लिखो भाई, ठीक है. And if so, the basis used, and if so, the basis used needs to be disclosed. ठीक है, needs to be disclosed. अब समझ लो इस बात को, ये छोटी छोटी बातें आम जनता को जानना पहचानना जरूरी नहीं है, उनके काम का नहीं है, लेकिन यू गाइज आर गोना बिकम गॉड ऑफ अकाउंट्स. आप लोग फ्यूचर चल के आपके सिग्नेचर के बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीए का साइन आ गया, मतलब सब सही है, ये देखा जाएगा भाई. तो आपको भी पता होना चाहिए ना क्या क्या चेक करना है, ये सब चीजें आप चेक करोगे. समझे बात को? यस. तो ये क्लियर हुआ. हमें देखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न है कि नहीं. अगर नहीं है तो आपको वो बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा. जो भी आपने चेंज किया है वो आपको बताना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा. गेटिंग मी? चलो लास्ट पॉइंट. बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न ट्रांजैक्शंस आर कैटेगराइज्ड, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न transactions are categorized as short term or long term, as short term or long term, and some accounts are carried forward. ठीक है भाई साहब, कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं बिजनेस को अज्यूम कर रहा हूं कि वो गोइंग कंसर्न है, तभी तो मैं अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? चलो अच्छे से, हाँ बोलो. परपेचुअल नॉर्मल तरीके से जो भी बिल अमाउंट है वो बिल अमाउंट पे लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करके लिखेंगे. ठीक है. दूसरा है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा भाई अभी इसको बिल अमाउंट में लिखने का कोई सेंस नहीं है. अब जरा समझने की कोशिश करो. जैसे मान के चलो आपके पास भी कोई पुराना एसेट है, ठीक है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, आपको बेचने का है वो, है ना. अब आप वहां पे बेचते वक्त बिल अमाउंट लिखोगे क्या? नहीं. अब तो जो मिले वो मिले, है ना, जितना मिलेगा उतना, करंट में वैल्यू जितना मिल रहा है उतने में रिकॉर्ड करने का, बस. हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं, नॉट परपेचुअल. परपेचुअल रहा तो ओरिजिनल वैल्यू भी दिखाओ. लिखना पड़ेगा कि द बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, देखो अभी एग्जांपल उसी पॉइंट को कवर कर रहा है. आओ अभी उस एग्जांपल में देखो, उसमें क्लियर होगा. ये क्या लिखा दिख रहा है आपको? बालाजी लिमिटेड परचेज्ड अ लैंड फॉर ₹10 लाख 2 साल पहले. ठीक है, आज से 2 साल पहले इन्होंने 10 लाख रुपए में एक जमीन खरीदा. ठीक है, इसका करंट मार्केट वैल्यू है 8 लाख. आज के डेट में इसकी औकात क्या है? 8 लाख. ओके, हाउ शुड द कंपनी रिपोर्ट दिस इफ थिंग्स आर नॉर्मल? अगर चीजें नॉर्मल है मतलब द बिजनेस इज स्टिल अ गोइंग कंसर्न. और उसके नीचे क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द चेंज इन योर आंसर इफ द कंपनी इज नो मोर अ गोइंग कंसर्न? तुम्हारा यही पॉइंट है, राइट? चलो अभी सोच के देखो. तो हमें इसे दो तरह से इंटरप्रेट करना है. अगर गोइंग कंसर्न है, नॉर्मल रहा तो, और अगर नहीं है तो क्या. ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर ऐसे एक लाइन खींच लो. ठीक है, इधर लिखो इफ बालाजी लिमिटेड इज गोइंग कंसर्न. ठीक है, यानी नॉर्मल, और यहां लिखो नॉट गोइंग कंसर्न. ठीक है,
तो एक एक करके देखते हैं। अगर बालाजी लिमिटेड गोइंग कंसर्न है, नॉर्मल है, तो मैं जमीन जो था वो 10 लाख का था, ठीक है, 2 साल बाद उसका वैल्यू, अभी करंट मार्केट वैल्यू आज के डेट में अगर मैं बेचना चाहता हूं तो 8 लाख में बेच पाऊंगा, ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल है तो मैंने उस जमीन को किस अमाउंट पे दिखाना चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू, यानी 10 लाख, ठीक है। तो यहां लिखो लैंड अकाउंट शुड बी shown at its original value, that is 10 lakhs, ठीक है। अब मैं यहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए ऐसा रखा है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट। अगर मान के चलो यहां पे कोई डेप्रिसिएबल एसेट होता तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू रहता उसपे दिखाते हम। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है तो 9 लाख रुपए पे दिखाते, ठीक है। और उसी के बाजू में नॉट गोइंग कंसर्न, तो सर यहां पे लिखो अभी लैंड अकाउंट शुड बी शोन एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, कितना मिल सकता है, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज ₹8 lakhs। क्लियर हुआ भाई? 3 देख ली अब तक, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ठीक है। ठीक हो सब लोग? थियरी भी पढ़ रहे हैं और ऊपर से कुछ ना कुछ नया नया भी आ रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद दिमाग चलना बंद, एकदम ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए पूछ रहा हूं सब लोग ठीक हो, आगे बढ़ने के हालत में हो, बढ़े आगे, पक्का? चलो, 1-2 जन नहीं है थक गए कुछ लोग, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक और डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं जस्ट 5 मिनट का, ऐसे ही फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ आ जाओ अभी, पीरियोडिसिटी, नेक्स्ट वन इज पीरियोडिसिटी, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस, देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, आवर बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। अब मुझे प्रॉफिट लॉस का डिटरमाइन करना है कि नहीं करना है बिजनेस में, कि प्रॉफिट में है कि लॉस में है, पता करना है कि नहीं, कि बैठा रहूंगा गोइंग कंसर्न है ना यार, आराम से देखेंगे ना, फुर्सत है यार, टेंशन नहीं लेने का, है ना, ऐसा करेंगे क्या? जरा इमेजिन करो, जैसे मान लो कि हाँ चलो तुम्हारे ऊपर ही, तुमको बोर हो रहा है, तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि वैष्णवी चॉकलेट्स बहुत अच्छा बनाती है, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, वो बहुत बढ़िया चॉकलेट्स बनाती है, और वैष्णवी और मैं, हम दोनों पार्टनरशिप में एंटर हुए, हमने बोला कि हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, जिसमें वैष्णवी का काम होगा चॉकलेट्स बनाना और मेरा काम होगा चॉकलेट्स बेचना 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 मतलब दुकान में मैं बैठा रहूंगा और मैं बेचूंगा, ठीक है। तो वैष्णवी ने बढ़िया 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 अच्छे अच्छे चॉकलेट्स बनाए, है ना, चॉकलेट्स बना के रखा हुआ है, ओके, और मैं दुकान में बैठा हूं, वो वहां पे चॉकलेट्स बना रही, मैं यहां पे बैठा हूं, ओके। क्या इमेजिन कर रहे हो सब लोग? मैं चॉकलेट्स की दुकान में बैठा हूं, आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द काउंटर, जहां पे वो खुला रहता है, जहां पे अपन आराम से चॉकलेट उठा सकते हैं, ठीक है, एंड आई एम सिटिंग टू सेल इट। क्या लग रहा है आप लोगों को? मतलब हुआ ये कि जब तक कस्टमर नहीं आ रहा, खाली बैठे बैठे भूख लग रही है यार, और बढ़िया लग रहा है, एकदम टेस्टी लग रहा है, तो मैंने थोड़े से खा लिए फिर वो भी अच्छा लग रहा है एक और ऐसे धीरे 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 फिर जब कस्टमर आया, सॉरी सर आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है वैष्णवी को यही रिपोर्ट जा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। वैष्णवी खुश, बोला यार स्टॉक खत्म हो जा रहा है, और बना रही है, वो बड़े जोश में चॉकलेट्स बना बना के भेज रही है, और मैं है ना, अब ऐसा बिजनेस चल रहा है ना, आवर बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, है ना। तो प्रॉफिट का पता, जैसे ही उसने बोला प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, मैं बोल रहा हूं गोइंग कंसर्न है, देखते ना आराम से
टेंशन क्या है? चलेगा क्या ऐसा कि मेरे ख्याल से एक वक्त पे रुक के थोड़ा देख लेना जरूरी है कि भाई कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है कि नहीं? तो वी नीड टू समराइज द थिंग्स एज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वी नीड टू सी दैट बिजनेस इज गोइंग प्रॉपर और नॉट, है ना? तो वो समराइज करने के लिए हम गोइंग कंसर्न को पीरियोडिक इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है? तो वो पीरियोडिक इंटरवल्स नॉर्मली स्पीकिंग इज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, बट इट कैन बी मोर देन 1 ईयर, इट कैन बी लेस देन 1 ईयर. ठीक है? दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड. मतलब हम लोग अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न तो है, अपना ही बिजनेस है, लेकिन उसमें भेदभाव करेंगे. भाई ईयर 1 के ट्रांजैक्शन ईयर 1 में, ईयर 2 के ट्रांजैक्शन ईयर 2 में, ईयर 3 के ट्रांजैक्शन ईयर 3 में, एंड सो ऑन. समझे बात को? दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. ओके, चलो लिखो इसके बारे में. गोइंग कंसर्न assumption, going concern assumption of indefinite life, going concern assumption of indefinite life of the entity causes inconvenience to measure समझ रहे हैं ना? performance achieved by the entity, performance achieved by the entity in the ordinary course of business, in the ordinary course of business. ये बाबा जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो लोग को भी लिखने का है. ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूं इसलिए लिखोगे नहीं, है ना? चुपचाप लिखो सबके सब, समझे ना? हो गया? हाँ जी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. उसके बाद सो नेक्स्ट पॉइंट, सो अ स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, so a small but workable fraction of time is chosen out of infinite life cycle, is chosen out of infinite life cycle of the business entity, for measuring performance and looking at the financial position, for measuring performance and looking at the financial position. इसको हाईलाइट कर लेना. फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड लुकिंग एट द फाइनेंशियल पोजीशन, ये हाईलाइट कर लो. जो हाईलाइट करने कह रहा हूं वो कीवर्ड्स है, वो लिखना जरूरी है. ये शब्द थोड़े भारी लग रहे क्या? पापा पक्का इतने लिए बाबा, है ना? ये मॉड्यूल से उठाए हुए शब्द है और समराइज किए हुए. मॉड्यूल में इससे भी ज्यादा लिखा है, उसको समराइज करके लिखा हुआ है. ठीक है? तो इसमें और काटछाट मत करना, इतना मिनिमम लिखना पड़ेगा. ठीक है? ओके, नेक्स्ट. generally 1 year period, एक सालाचा पीरियड, 1 year period is taken up for performance measurement, and appraisal of financial position.
and appraisal of financial position. However, it may also be 6 months or 9 months or 15 months. वहां पे ऐड कर दो, और इवेंट दिवाली टू दिवाली, कुछ भी हो सकता है, सब अलाउड है, ठीक है। कुछ लोग एक्चुअल में रखते भी है ऐसा भाई, मैंने देखा है, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करके नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते, वो होता है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स the path for accrual and matching. It creates the path for accrual and matching. ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से दो और कॉन्सेप्ट का जन्म आता है जो इससे लिंक्ड है, अक्रूअल और मैचिंग। जैन 25 एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे, जो अभी आपने लास्ट पॉइंट लिखा है ना, इसी पॉइंट के ऊपर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो, तो ये लिख लिया अपन ने। अब उसके नीचे केस स्टडी दिया है, लेकिन कैसा है मैं बताऊं आपको, जब तक हम लोग इसके साथ साथ अक्रूअल और मैचिंग को नहीं पढ़ लेते तब तक डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि कैसा ये तीनों रिलेटेड है आपस में, तो सिर्फ एक के सहारे कोई भी केस स्टडी सॉल्व करना पाना मुश्किल होगा। तो अपन अभी उस केस स्टडी को होल्ड पे रख के अपन पहले अक्रूअल और मैचिंग पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी सबके चेहरे देख पा रहा हूं, एक छोटा ब्रेक की जरूरत है, उसके बगैर और दिमाग में जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का बस, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं यार, अगर पूरा नहीं तो मैक्सिमम तो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर से रिज्यूम करेंगे। इट्स 12:37, 12:42, राउंड ऑफ नहीं, 12:42 एग्जैक्ट। अच्छा, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो आप लोग पॉज कर लेना, ठीक है, और आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो रिकॉर्डेड जो लोग देख रहे हो आप सबको मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके ब्रेक ले लिया है। अब कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने भी वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। चलो, वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप लोग ज़्यादा थके नहीं हो, घर के कंफर्ट में एसी में बैठ के देख रहे होते हैं, इन दैट केस तो बिल्कुल कंटिन्यू आप कर भी सकते हो, डिपेंड्स, ठीक है। हाँ जी, लेट्स गो देन, लेट्स जंप ओवर टू अक्रूअल। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, अक्रूअल, ठीक है। व्हाट इज अक्रूअल? देखो भाई, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में दो तरह के बेसिस फॉलो हो सकते हैं। एक को कहा जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ याद आ रहा है? जब हम लोग बेसिक्स देख रहे थे हल्का फुल्का, इसके बारे में बताया मैंने आपको, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, है ना। चलो, अब उसी के डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? ठंडी लग रही है? समर के दिनों में तुम लोगों को ठंडी लग रही है क्या यार? कैसे चलेगा? खैर, कल से कंबल लाया करो, ठीक है। चलो देखो, अभी तो अकाउंटिंग में कैश बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। व्हाट इज कैश बेसिस? भाई, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड। यानी मैं कब अकाउंटिंग करूंगा? जब पैसे आए या जब पैसे गए। दिस इज कैश बेसिस, सिंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एग्जांपल दिया रहा है ना आपको। मेरे पास 4 तारीख को बिल आ गया, लेकिन मैंने पेमेंट किया 9 तारीख को, ठीक है। तो कैश बेसिस अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो मैं अकाउंटिंग कब करूंगा? 9 तारीख को, जब पैसे दिए तब, ठीक है। मैं खर्चे को ही कब रिकॉर्ड करूंगा? जब पैसे दिए तब, ठीक है। उसके ऑल्टरनेटिवली बाजू में क्या लिखा है? मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस क्या कहता है? यह कहता है कि भाई आप ऐसा मत करो, पैसे तो बाद में भी दे सकते हैं, पैसे तो बाद में भी ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन जब हुआ तब रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, ठीक है, जब भी ट्रांजैक्शन हुआ। चलेगा? ओए, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा, ठीक है। मेन स्टॉक वाले है क्या कुछ? मेन स्टॉक है क्या कुछ? अच्छा वैसा नहीं है, चलेगा। हाँ चलो, बैठ गए? हाँ चलो। तो मर्केंटाइल बेसिस क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ऑकरिंग, जब हुआ, ठीक है। सो व्हेन रेवेन्यू इज अर्न्ड या व्हेन एक्सपेंसेस इंकर्ड, व्हेन रेवेन्यू इज अर्न्ड और व्हेन द एक्सपेंसेस इंकर्ड। अब ये कैसे समझोगे? गाउटी भाषा में समझाता हूं। व्हेन रेवेन्यू इज अर्न्ड, भैया मैंने अगर मेरा काम कर लिया तो आई हैव अर्न्ड द रेवेन्यू, पैसे मिले या ना मिले, समझे बात को? जैसे मेरा काम क्या है यहां पे, मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैंने अगर आपको पूरा पढ़ा दिया तो मेरे को पैसे मिले या ना मिले, आई विल से दैट आई हैव अर्न्ड द रेवेन्यू, ठीक है। दिव्य अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगर होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट बोलते, क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट, हाँ ऐसा रहता है भैया। तो जो भी हो, तो दिव्य उसके मतलब सबसे पहले यही गड़बड़ है, वो अपने गर्लफ्रेंड को बोला चल रेस्टोरेंट चलते हैं, उसने गर्लफ्रेंड ने बोला इट्स रेस्टोरेंट, इट्स नॉट रेस्टोरेंट, राइट? चलो ठीक है, तो वो गया वहां पे। अब वहां जाके रेस्टोरेंट वाले का काम क्या है? खाना सर्व करना। ऐसा कि खाना खिला के देगा, खाना खिलाएगा थोड़ी भाई, है ना, वो खाना दे देगा, है ना। अब उसके बीच में मान के चलो, जैसे इसने रेस्टोरेंट बोल दिया तो पहले ही चिढ़ गई वो, बोला कैसा है यार ये, है ना, कुछ भी नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, कैसा लड़का है ना, ऐसा कुछ तो भी हुआ। फिर थोड़ी नोकझोंक हो गई, कुछ तो भी हुआ, ठीक है, उठी और सीधा निकल गई। मान लो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होते रहता है यार, फिर मनाना पड़ता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो जो भी हो, ये सब हुआ। अब वहां पे सामने रखा है पिज्जा, ठीक है, पिज्जा, हाँ ठीक है ना, बर्गर ही बोलते हैं ना, कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है ना उसका? हाँ, वॉफल ही बोलते हैं ना, हाँ वैफेल, हाँ वही, जो भी हमारे लिए सब चलता है, ठीक है ना। तो जो भी हो, ये सब चीजें मस्त सामने रखे, ठीक है, बेचारा खा नहीं पा रहा, ठीक है ना, अभी फिलहाल वो गम में है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मान के चलो ना उसने ना इसने उस खाने को टच भी नहीं किया, तो रेस्टोरेंट वाला अगर बिल लेके आता है, क्या ये बोल सकता है कि ये देख मैंने तो टच भी नहीं किया, मैंने तो खाया ही नहीं, मैं काहे का पैसे दूं? कि देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि रेस्टोरेंट वाले का काम वॉज नॉट टू मेक देम ईट, खाना खिलाना नहीं था, उनका काम था खाना सर्व करना, दे दिया, बस काम हो गया उनका। सो जैसे उन्होंने अपना कर्म पूरा कर दिया, दे हैव अर्न्ड द रेवेन्यू। तो ये रूल याद रखना, अगर अपन ने अपना काम पूरा कर लिया, वी हैव अर्न्ड द रेवेन्यू, सिंपल, ठीक है। एंड व्हेन कैन वी से दैट एक्सपेंसेस इंकर्ड? अब ये चीज को एक तरफ से अगर देखने जाओ तो जब आगे वाले ने अपना काम पूरा कर लिया तो एक्सपेंसेस इंकर्ड, ये ऐसा होता है। लेकिन इसमें अपन अकाउंटिंग भाषा में देखेंगे तो एक्सपेंसेस इंकर्ड व्हेनेवर वी रिसीव द बिल। जैसे बिल मिला, वी हैव इंकर्ड एक्सपेंस। बिल है भी तो कोई बना के देगा नहीं, अगर बिल बना के दे रहा है मतलब अपन ने कुछ ना कुछ उनसे काम करवाया, राइट? सो एक्सपेंसेस इंकर्ड एज सून एज वी रिसीव द बिल, क्लियर? ओके, तो हम लोग उसी वक्त में उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, समझे बात को? ये क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट इज अक्रूअल। ओके, अक्रूअल क्या कहता है? अक्रूअल कहता है कि भाई हम मर्केंटाइल बेसिस को फॉलो करें, यानी हम इसको प्रेफर करें ओवर कैश बेसिस, ठीक है। एंड अक्रूअल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption का मतलब क्या हुआ? What do you mean by that? कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम मर्केंटाइल बेसिस फॉलो हो रहा है ऐसा मानते हुए ही अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कैश बेसिस फॉलो किया तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। कैश बेसिस पे फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर आपने मर्केंटाइल यानी अक्रूअल फॉलो नहीं किया, आपको स्पेसिफिकली ये बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने ये नॉर्मल वाला जो चीज है ना ये नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। गेटिंग मी? समझे इस बात को? चलो अब लिखते हैं जरा इसके बारे में। मैं श्योर नहीं हूं आपके बुक में ये प्रिंटेड है क्या? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश और कैश, वो लिखा है ना? ये नीचे के पॉइंट्स नहीं लिखे, वो लिखो राइट डाउन एवरीवन। मर्केंटाइल बेसिस इज फंडामेंटली assumed, mercantile basis is fundamentally assumed
मैं एक चीज और बता दूं, कॉमर्स वालों को ना मैंने एक चीज देखा है, अक्रूअल वर्ड या अक्रूड वर्ड देखते ही वो लोग उससे रिलेट करते हैं विद आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन ये अक्रूअल जो हम यहां पढ़ रहे हैं, इट हैज अ वाइडर मीनिंग, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो आउटस्टैंडिंग से रिलेट मत करना। हाँ, सो मर्केंटाइल बेसिस इज फंडामेंटली अज्यूम्ड if cash basis is followed, if cash basis is followed, separate disclosure is must, is required। ओए फोटो खींच लो, पहले बता देना, मैं बढ़िया एक्सरसाइज करते करते डिक्टेट कर रहा था। हाँ ठीक, लिखो लिखो। If cash basis is followed, separate disclosure is required. When you are following something different, you need to tell that. ठीक है, next point. Now this point is something important जो मॉड्यूल से ही उठाया हुआ है। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बिल्कुल आने के चांसेस है। ठीक है, लिखो उसको। When cash is received, when cash is received before the revenue is earned, when cash is received before the revenue is earned, it is recorded as a liability। भाई देखो नियम कानून लिख रहे हो आप लोग, it is recorded as a लाइबिलिटी। अब क्या हुआ इसका मतलब, मैंने किसके ऊपर एग्जाम्पल फ्रेम किया था, यहीं पे किसी के ऊपर किया था, शायद कार्तिक के ऊपर ही फ्रेम किया था मैंने एग्जाम्पल एक। मैंने कहा था कि वो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों का फीस मुझे देके चला गया है ना, ऐसे ही कुछ बोला था मैंने, याद है? तो जरा सोच के देखो, मैंने क्या कहा था कि फाउंडेशन तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं उसको तो अपना इनकम करके मानूंगा, लेकिन इंटर और फाइनल इनकम मान सकता हूं क्या मैंने पढ़ाया क्या? नहीं ना। लेकिन अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ लाइबिलिटी। सो मनी इज रिसीव्ड बिफोर आई अर्नड इट, तो आई विल हैव टू रिकॉर्ड इट एज अ लाइबिलिटी। समझे? दुकान खोल के बैठे, कोई कस्टमर आया, एडवांस देके गया, मेरे पास सामान नहीं है अभी देने के लिए, वो एडवांस देके गया, तो मैं उस एडवांस को इनकम करके नहीं मान सकता। मुझे उसे, जब तक मैं उसे सामान नहीं दे देता तब तक उसे मुझे लाइबिलिटी मान के ही चलना होगा। मेक सेंस? कॉमन सेंस है, ठीक है? लिखो, when revenue is earned, when revenue is earned, कमा लिया हमने, अपना काम कर दिया, when revenue is earned but cash is not received। ठीक है, मेरे दुकान में आया कोई, मैंने सामान दे दिया, वो सामान लेके चला गया, लेकिन पैसे नहीं मिले सर, तो क्या मैं रिकॉग्नाइज करूंगा? जी हां, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब मैं मेरे रेवेन्यू के साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि मुझे उस बंदे से पैसे रिकवरेबल है, वसूलने उससे बेस्ट पैसे, यस, ऐसे रिकॉर्ड करूंगा मैं इसे। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ, हाँ वो तो मतलब प्रैक्टिकली तो अपने सामने बिल आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में वो जनरल रूल्स होते हैं कि अगर कुछ ना बोला हो और आगे वाले का नाम दे दिया हो तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेकंड लास्ट पॉइंट, व्हेन कैश इज पेड, जेव्हा कैश गेले, आई मीन रहने दो, हाँ, व्हेन कैश इज पेड बिफोर द एक्सपेंसेस इंकर्ड। सर ये क्या बात हो गई, खर्चा होने से पहले पैसे कैसे जाएंगे? अरे भाई एडवांस नहीं दे सकते अपन, है ना? सो इट इज रिकॉर्डेड एज एन असेट, मैंने एडवांस दिया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप लोग किराए के घर पे रहते हो, लैंडलॉर्ड आया, ठीक है, मैंने किसको बहुत रिच बनाया था, बहुत, मतलब अंबानी भी उससे लोन लेके जाता है, किसके ऊपर एग्जांपल बनाया था? अच्छा, कार्तिक के ऊपर ही बनाया था। अच्छा, मैं सारे कार्तिक के ऊपर ही बनाया, ठीक है चलो। तो कार्तिक के मान लो उसका लैंडलॉर्ड आया कार्तिक के पास, बोले किराया दो, अब उसका ईगो हर्ट हो गया यार,
फिर से पैसे मांगने आया, बोला तू पैसे मांगने कितने चाहिए रे, ले 2 साल का पैसा लेके जा, है ना। तो इस महीने में ही उसने आने वाले 2 साल का पैसा दे दिया, तो वो 2 साल का जो पैसा उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज एन एक्सपेंस? नहीं, सिर्फ इस महीने का जो है उसे एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज करेगा, बाकी के जितना भी पे किया उसे रिकॉग्नाइज करेगा एज एन एडवांस, एज एन असेट। ठीक है, समझे बात को? अरे एक और बात, मैंने अभी एडवांस दोनों वक्त यूज किया, लाइबिलिटी के वक्त भी और एसेट के वक्त भी। भाई रिसीवेबल पेएबल ऐसे देखो, जब रिसीवेबल है असेट, जब पेएबल है लाइबिलिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, कहां तक पहुंच गए सब लोग? लिख लिया सर सब लोगों ने? सारे पॉइंट्स हो गए सभी के? चलो, मेरा रीड करने का स्पीड स्लो है तो फिर अच्छी बात। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद था व्हेन कैश इज पेड बिफोर द एक्सपेंस, वो तो हो गया। व्हेन एक्सपेंस इज इंकर्ड, दैट इज बिल इज रिसीव्ड बट पेमेंट इज नॉट yet मेड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लॉजिक समझ में आ गया सबको? इजी है, ओके। तो ये हुआ हमारा अक्रूवल। अब इसी के साथ साथ मैं इमीडिएटली बता देता हूं मैचिंग, और उसके बाद आते हैं इन तीनों के केस स्टडीज पे। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट वन इज मैचिंग। ठीक है, मैचिंग वर्ड सुना अपन ने पहले? सुना है? लड़कियों ने ज्यादा सुना है ना? मैचिंग, है ना? कपड़े मैच होने चाहिए, है ना? मतलब मेरे को, मैं अभी निकलता हूं तो हम लड़कों में मैचिंग सेंस थोड़ा कम होता है यार, हम लोग को उतना नहीं समझ, हमको चलता है। ठीक है, बट राइट नाउ, मतलब बीवी का तो छोड़ो, अभी 15 साल हो गए तो छोड़ो। I mean, मतलब उतना ध्यान नहीं जाता कुछ, लेकिन माय डॉटर बोला पप्पा ये मैच नहीं हो रहा। बोला यार आज तक पहनता था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला नहीं ये मैच नहीं हो रहा, ये वाला ऐसा पहनो। वो मतलब वो हर एक प्रॉपर देखते हुए चलेगी कि इसके साथ ये पहनना, ये इवन घड़ी, मैं तो जो हाथ में है वो घड़ी उठा के पहन के चलो यार, ठीक है क्या फर्क पड़ता है उसका। नहीं नहीं ये वाला घड़ी पहनो, ये वाला घड़ी इसके साथ अच्छा लगेगा, एवरीथिंग। ठीक है, अभी मेरा छोटा बेटा भी एक है, तो चश्मे को भी देखती थी। अभी वो मेरे बेटा छोटा है ना, वो तो उसने आधे से ज्यादा मेरे चश्मे तोड़ दिए, तो वो अलग बात है ना। तो मेरे चश्मे लेके भी पप्पा ये वाला चश्मा पहनो, ये टायर पे ये चश्मा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैचिंग है ना। तो ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग अकाउंटिंग में क्या कर रहा है यार, है ना। तो बेटा अकाउंटिंग में भी कभी कभी कुछ कुछ कैलकुलेशंस के लिए हमें कुछ चीजों को मैच करना पड़ता है। एग्जाम्पल, मुझे चाहिए प्रॉफिट, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? बाय कंपेयरिंग द इनकम एंड द एक्सपेंसेस। कैसे सो, है ना। अब कोई भी चीज को किसी भी चीज से मैं मैच कर दूंगा तो कुछ भी मिलेगा यार, समझे बात को। तो मेरे को क्या करना पड़ता है? मुझे एक प्रॉपर तरीके से मैच करना है, यानी जब मैं दो चीजों को मैच कर रहा हूं, दे शुड बी मैचिंग, दे शुड बी कंपेरेबल। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, देखो भाई, मेरे दुकान में 1000 यूनिट्स पड़े हुए किसी चीज के, ठीक है, जो कि मैंने खरीदा था 50 के रेट पे। क्या रेट पे खरीदा था? 50 के रेट पे। मेरी इच्छा तो थी कि मैं सारे बेच दूं, लेकिन मैं सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेच पाया। मैं सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेच पाया, और ये मैंने बेचा है 80 के रेट पे। मानते हो? ठीक है, मुझे बताओ हर एक यूनिट पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपए का, राइट? ओके, मैंने 30 रुपए के प्रॉफिट कितने यूनिट्स में कमाया? 1000 यूनिट्स पे कमाया क्या? 800 यूनिट्स पे। तो कैलकुलेट करके बताओ, तो अगर 30 रुपए का प्रॉफिट 800 यूनिट्स पे कमा रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कैलकुलेटर है ना, करो ना एक बार कैलकुलेट। 2400 पक्का? अच्छा 24,000। हाँ सर, वो भूख लगी थी ना, एक लड्डू खा गया सर मैं ठीक है, हाँ चलो भाई। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम करके देखूं, तो ये खर्चा कितना है? 1000 इंटू 50, 50,000। और ये इनकम कितना है? 800 इंटू 80 कितना होता है? 64,000, है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करके ये प्रॉफिट तो 14,000 हुआ ना यार। क्या तुम लोग 24,000 बोल रहे हो?
14,000 हुआ ना? नहीं, 24,000 की 14,000? लगाओ, दिमाग लगाओ, सभी लोग दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो, स्टडी करो। कौन सा कैलकुलेशन गलत है? 14,000 सही है कि आपने जो 24,000 बोला वो सही है? एक तो सही है, एक गलत है। देखो, मैंने सेम डेटा का दो कैलकुलेशन आपके सामने बता दिए, दोनों कैलकुलेशन में से एक सही है और एक गलत है। मैंने कहा कि मैंने 1000 यूनिट्स खरीद के दुकान में रखे और मैंने उसमें से सिर्फ 800 यूनिट से बेच पाया। 1000 यूनिट्स खरीदे थे 50 रुपए प्रति यूनिट के रेट पे, बेचे 80 रुपए प्रति यूनिट के रेट पे। अब मुझे पता करना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है। देखो, यहां पर कॉमर्स वालों के दिमाग में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, बट मैं उसके पीछे की रीजनिंग पे ध्यान दे रहा हूं। रीजनिंग इज मैचिंग, रीजनिंग इज मैचिंग। आप ध्यान से देखो, मैं अगर 800 यूनिट्स को 80 के रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो भाई मैंने बेचे अगर 800 है ना, तो प्रॉफिट भी 800 पे ही कमाए। तो मैं 800 यूनिट्स के सेल वैल्यू को अगर 1000 यूनिट्स के कॉस्ट से कंपेयर करता हूं, तो ये मैचिंग ही नहीं है। समझे बात को? मुझे क्या करना होगा? 800 यूनिट्स के सेल वैल्यू को 800 यूनिट्स के ही कॉस्ट से कंपेयर करना होगा, तब जाके मुझे सही प्रॉफिट का पता चलेगा। कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 40,000 और ये आ रहा है 64,000। क्या आया अभी बराबर? 24,000। कुछ समझे क्या हुआ? तो मैं अगर चीजों को मैचिंग लेवल पे नहीं लाऊंगा तो मुझे सही प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा, ठीक है? और एक एग्जांपल, मैंने यहां पर सेल्स कहा फॉर जैन, फेब एंड मार्च। जैन, फेब और मार्च का सेल है 5 लाख रुपए, ठीक है? और मैं उसके बाजू में उसका कॉस्ट लिख रहा हूं। कॉस्ट जो है ना, वो है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। ये है 6 लाख रुपए। हेंस मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। क्या हुआ? गड़बड़ दिख रहा है? प्रॉब्लम है? ये नहीं चलेगा मेरे को। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज दिस इज अगेन नॉट मैचिंग। यहां पे मुझे ये और ये हटाने होंगे। अगर मैंने जैन, फेब, मार्च का इनकम लिया तो एग्जैक्ट जैन, फेब, मार्च का ही मुझे कॉस्ट भी देखना होगा, तभी जाके मुझे जैन, फेब और मार्च का प्रॉफिट पता चलेगा। दिस इज मैचिंग। समझ में आया? मैचिंग दो तरह से होते हैं। ये जो मैंने अभी बताया इस एग्जांपल में, इसे कहते हैं पीरियोडिक लेवल मैचिंग। पीरियोडिक, देखो मैंने पीरियड देखा, टाइम ड्यूरेशन, और यहां जो किया इसे कहा जाता है प्रोडक्ट लेवल मैचिंग। प्रोडक्ट लेवल मैचिंग मतलब यहां पे मैंने यूनिट्स को ध्यान दिया, यूनिट्स को मैच किया। तो समझ रहे हो बात को? ऐसे दो तरह से मैचिंग आएंगे, ठीक है? कॉमर्स वालों थोड़ा सा ही बता देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग प्रोडक्ट लेवल मैचिंग करते हो, पीएनएल अकाउंट में आप पीरियोडिक मैचिंग करते हो, ठीक है? आएंगे उसमें, फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे, ठीक है? चलो, एनीवेज लिखना है अभी, आ जाओ भाई लिखो। सो पहला पॉइंट, इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड then expenses related to earn that revenue should also be recognized. If revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का यहां पे एग्जांपल दूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसी पॉइंट के बेसिस पे होता है। जिस साल में हमने सेल्स रिकॉग्नाइज किया, उस सेल्स में अगर कुछ भी पैसे डूबने के चांसेस है, उसको उसी साल में रिकॉग्नाइज करो, और उसी वजह से हम लोग इन द सेम ईयर क्रिएट करते हैं एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है? चलो फिलहाल लिखो, ये सब अपन फाइनल अकाउंट्स में फिर से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि साइंस वालों को तो थोड़ा नया है, लेकिन कॉमर्स वालों ने जो पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैं चाहता हूं कि थोड़ा रिलेट करो। मतलब आप लोग सिर्फ इसको एक थ्योरी की तरह मत देखो, ये सब चीजें आगे चल के रिलेटेबल है विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी विल बी डूइंग, ठीक है?
वैष्णवी, तुमने मुझे क्लास के पहले पूछा था कि सर थियरी करा रहे हो अभी भी। थियरी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। ये चीज क्यों पहले करा रहा हूं, ये बाद में कराने से नहीं चलता था, है ना। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम। मतलब हर चीज से मैचिंग नहीं होता, है ना। सो सम एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेबल है, एंड सम आर टाइम बाउंड। जो यूनिट लेवल मैच किया जा सकता है वो डायरेक्टली रिलेटेबल है, बाकियों को हम टाइम बाउंड करते हैं। टाइम बाउंड यानी पीरियोडिक लेवल में। Then revenue and expenses are to be measured for the complete accounting year, and assets and liabilities are to be ascertained as on the last day of an accounting year. अब अगेन कॉमर्स वालों, आप लोग थोड़ा सा रिलेट करो इसको। आप लोग अक्सर ट्रेडिंग पीएनएल के नीचे लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट के नीचे लिखते थे एज ऑन। ये रीजन है उसके पीछे का। ठीक है। अगर समझ में आया प्रॉपर तो केस स्टडीज में मजा आएगा। ठीक है, चलो 3 केस स्टडीज एक साथ देखने वाले हम लोग। पहले इधर वाला ही देख लो, क्या लिख रहा है, दिख रहा है। मिस्टर बराबर परचेज्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट 25 पर यूनिट। ही सोल्ड 8,000 यूनिट्स एट 40 पर यूनिट। ही ऑल्सो रिसीव 15,000 एज इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 months. Rent at the rate 5,000 per month was paid only for 10 months. His accountant calculated the profit as follows. यहां पर अज्यूम करके चलना कि इसने 12 महीने के लिए कैलकुलेशन किया है। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो, वो वहां पे इसने 8,000 एट द रेट 40 लिया है सबसे पहले। ये क्या है 8,000 एट द रेट 40, देखो तो सेल्स। इसमें से प्लस कर दिया इसने 15,000। ये 15,000 क्या है, ये इंटरेस्ट जो मिला है। फिर उसमें से माइनस किया 10,000 इंटू 25, ये क्या है परचेजेस। और फिर माइनस किया 5,000 इंटू 10, ये क्या है रेंट जो पे किया। तो उसके अकाउंटेंट ने कहा कि प्रॉफिट आ रहा है 35,000 रुपए। डू यू एग्री विथ हिम? तो अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो बताओ भाई करेक्ट प्रॉफिट क्या है। फिर देखते हैं, करो कैलकुलेशन। 1,20,000। अभी देखते हैं कितने डिफरेंट आंसर आते हैं। हम्म 85।
सबको क्वेश्चन समझा क्या है, कहां वहां पे गलती हो रही है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये समझा? ठीक है, चलो सब अपने अपने आंसर्स के साथ रेडी रहना। जिनका हो गया वो लोग रेडी रहना, जिनका नहीं हुआ वो लोग आराम से बाद में रेडी रहना। मैं फिलहाल आ जा रहा हूं इसके पहले वाले पेज में, अक्रूवल के केस स्टडी पे आ जाओ। क्या दिख रहा है यहां पे? मिस्टर किराना वाला परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, ऑफ विच 40% was for cash and balance on credit। 1 लाख के गुड्स खरीदे, 40% पैसे दे दिए, 60% पैसे नहीं दिए ऑन क्रेडिट। ठीक है। He incurred expenses of rupees 30,000 of which 5,000 is still unpaid। यानी 30,000 में से 5,000 अभी भी पे करने बाकी है, यानी 25,000 पे कर दिए। ठीक है। By the end of the accounting period, he sold all the goods for rupees 1,50,000। सारे गुड्स बेच दिए 1,50,000 में, of which 25% was on credit, यानी 75% पैसे मिल चुके। He is confused because he consulted 2 accountants। Mr. Harry calculated a profit as rupees 47,500, while Miss Susie calculated a profit as rupees 20,000। Your advice is needed। अब लड़कों प्लीज ऐसा मत करना सर, वो सूजी सही होगी सर, लड़की सही होगी, ऐसा प्लीज मत करना प्लीज। मेन विल नहीं, बॉयज विल बी बॉयज। क्या गर्ल्स तो गर्ल्स को ही सपोर्ट करोगे? गलत बात। पक्का सूजी सही है, हैरी गलत है। ओके कौन? अरे लड़कियां तो लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोग भी लड़कियों को ही सपोर्ट कर रहे हो। हाँ सही है, सूजी सही है। सूजी सही है। मैं फिलहाल इसका आंसर ना बताते हुए सिर्फ एक हिंट देता हूं, सही तो दोनों है। ठीक है, चलो इतना हिंट देके आप लोगों को कैलकुलेट करके देखना है, और यहां पे प्रॉपर जो अपन ने अक्रूवल में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं इसके साथ साथ आ रहा हूं इसके पहले वाले एग्जांपल में। आ जाओ भाई, ये था पीरियोडिसिटी के ऊपर, है ना, पीरियोडिक बेसिस में। अब ये वाले को मैंने होल्ड पे इसलिए रखा था क्योंकि इसमें अक्रूवल और मैचिंग भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेट्स सी क्या कह रहा है। डॉक्टर बीमार, डॉक्टर इज बीमार, अच्छा छोड़ो। तो डॉक्टर बीमार स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस फ्रॉम जून ऑफ ईयर 1। कब से शुरू किया? जून ऑफ ईयर 1 टिल 31st of December year 1
he earned a fees of 3 lakh, of which 4 lakh was received for a surgery to be conducted in March of year 2. मतलब फीस मिले उसको 3 लाख, लेकिन उसमें से 40,000 इज रिसीव मिल चुका है, लेकिन इट इज फॉर अ सर्जरी जो कंडक्ट होने वाला है इन मार्च ऑफ ईयर 2, नॉट ऑफ ईयर 1. अच्छा, मतलब कुछ एडवांस मिला ना. अच्छा, रुपीज 25,000 ऑफ फीस फ्रॉम अ पेशेंट वॉज स्टिल नॉट रिसीव्ड दो द सर्जरी वॉज मेड इन नवंबर ऑफ ईयर 1. सर्जरी कर दिया ईयर 1 में, लेकिन पैसे नहीं मिले. ठीक है. अच्छा, इन ईयर 1 his total expenses till December were 90,000 and another 15,000 of expenses were not yet paid. यानी 90,000 पेड है और 15,000 is not yet paid. ठीक है. In year 1 he bought assets worth rupees 50,000. ठीक है, एक काम करो, इसको काट दो, ये लाइन काट दो, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं आपके काम का, छोड़ दो उसको. Year 2 फीस कलेक्शंस टिल दिसंबर, टोटल कलेक्शन हुए 7,50,000. टोटल एक्सपेंसेस पेड टिल 31st ऑफ दिसंबर ईयर 2 है 1,50,000. भाव ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, इसको भी काट दो, कोई काम का नहीं आपके. 5 लाख रुपए का लोन भी लिया है. असेट परचेज्ड इन ईयर 2 वाज 30,000, इसको भी काट दो, ये भी आपका कोई काम का नहीं है. नाउ ही इज टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक इन ईयर 1 एंड इन ईयर 2. अब आप लोग ये मत बोलना सर हम भी कंफ्यूज्ड है. भाई आपसे ही एक्सपेक्टेड है सॉल्यूशन. क्लाइंट ऐसे ही कंफ्यूज होगा और ऐसे ही ट्रांजैक्शंस होंगे, तो वो तो घूमना ही घूमना है. हु इज सपोज टू कैलकुलेट द आंसर, हु इज सपोज टू टेल हिम व्हाट इज करेक्ट? यू ऑल. क्लाइंट आया है, सोचो और जवाब दो. ठीक है. चलो भाई, तो ये 3 केस स्टडीज, तीनों के आंसर्स मैंने आपको नहीं बताया. कल इन तीनों के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा. आप लोगों को कल तक का टाइम है, जितना सोचना है सोच लो. तीनों केस स्टडीज के आंसर के साथ रेडी रहना. ठीक है. कल शुरुआत में पहले ही आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है. चलो, दैट्स इट. लेट्स स्टॉप फॉर द डे देन. सी यू ऑल टुमारो.